Welcome to the second session of Session Orientation Program 2022 for Batch 2021. Our second guest for today is Mr. Kranti Anand. Mr. Anand has a long career in media education and industry as well. He is currently associated with SGT University, Gurugram as HOD and Faculty of Mass Communication and Media Technology. Having worked in different capacities like director, producer, broadcast manager and creative designer in the television industry for 15 years, he decided to swivel into academics, and now that is also a decade-long journey. He has received National Award for Best Editor from UGC CEC in year 2015-16 and was the chief editor of the inaugural documentary at Sahitya Akademi Documentary Film Festival 2018. During his tenure with National Television Doordarshan, he was associated with program Meri Baat, a live phone-in show for children on DD Bharti for 3 years. He produced more than 250 episodes of this live phone-in show. The show was inaugurated by late Ms. Sushma Swaraj, then Minister of Information and Broadcasting, Government of India. Besides this, he has some quality research publications to his credit, and he is also pursuing his PhD degree. We welcome you, sir, to DME Media School. Sir will be taking this session on basics of video editing, and this session will further help you in making your decision regarding your elective courses. So I invite Mr. Kranti Anand to take the session forward. Thank you. थैंक यू वेरी मच मैम. बाला मैम के साथ मैं पहले भी काम कर चुका हूँ. अमरीश सर, बाला मैम दोनों के साथ TMU के अंदर मेरी शुरुआत हुई थी. चलिए, तो अभी सुन के अच्छा लगा. जर्नी चल ही रही है, मैंने कोई इतना कुछ ज़्यादा नहीं किया है. कुछ टाइम मैं दूरदर्शन के साथ जुड़ा रहा और उसके बाद में एजुकेशन में आ गया. आज का जो सेशन है, जो मुझसे कहा गया कि बेसिक्स ऑफ वीडियो एडिटिंग, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये वीडियो एडिटिंग है क्या, है ना. देखते हैं हम लोग, फिल्में देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं या स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स लाइव देखते हैं जहाँ पे लाइव ऑनलाइन वीडियो एडिटिंग की जाती है. एक्चुअली में ये प्रोसेस ना हम खुद हमारे से ही स्टार्ट होता है. कैसे स्टार्ट होता है? मान लो कि मैं एक स्टूडेंट था और मेरी एक लड़ाई हो गई घर से बाहर. अब जब मैं अपने पेरेंट को बताता हूँ ना, तो बड़ा एडिट करके बताता हूँ कि मुझे पेरेंट को क्या बताना, मैं तो बेचारा था, चल रहा था, उसने मुझे मार दिया. लेकिन जब मैं अपने पीयर ग्रुप में बताता हूँ, अपने दोस्त को बताता हूँ, भाई डरा नहीं, भाई ने देख लिया उसको, ठीक है, एडिट कर दिया मैंने अपने वर्ड्स को. उसके बाद जब अपनी गर्लफ्रेंड को बताना है तो मेरे से बड़ा हीरो कोई है ही नहीं, है ना. तो यानी कि एक ही बात है जो मेरे साथ घटना घटी है, लेकिन मैंने उसके वर्ड्स को एडिट किया और एक बार अपने माँ बाप को बताया, एक बार अपने दोस्त को बताया और एक बार अपनी गर्लफ्रेंड को बताया. तो यही एडिटिंग है कि जो आपको अपनी बात कहनी है वो किस तरह से कहनी है, आपका टारगेट ऑडियंस कौन है. अगर मेरा टारगेट ऑडियंस यूथ है तो मुझे कैसे उसको एड्रेस करना है. अगर मेरा टारगेट ऑडियंस कुछ इस तरह के NGO के स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं जो कि डिप्राइव्ड हैं और हम उसके लिए काम करें, तो हमें कैसे उस स्टोरी को वहाँ पे कहना है ना. तो ये वीडियो एडिटिंग है. अगर हम इसके डेफिनेशन में जाते हैं तो सिलेक्टिंग एंड कंबाइनिंग द क्लिप्स इनटू द सीक्वेंस टू क्रिएट ए न्यू स्टोरी. चीज़ों को काटना, छांटना और उनसे अपनी एक नई बात को कहना, बेसिकली ये वीडियो एडिटिंग है. अब इसमें एक कथन है कि जितनी जी फिल्में बनती हैं ना, वो ख़राब भी होती हैं एडिटिंग टेबल के ऊपर और वो हिट भी होती हैं एडिटिंग टेबल के ऊपर, है ना. तो एडिटिंग टेबल जो एडिटिंग है, ये प्रोसेस है हमारा पोस्ट प्रोडक्शन का, ठीक है. लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि ये पोस्ट प्रोडक्शन का ही नहीं, एंटिसिपेशन ऑफ एडिटिंग प्रोडक्शन से स्टार्ट हो जाती है. भाई शादी वाले दिन अगर सबसे ज़्यादा भागना पड़ता है वरमाला के लिए, अरे वरमाला नहीं आई, है ना. तो वो वरमाला टाइम पे आपने अरेंज करी थी शादी से पहले, जो शादी का फंक्शन हो रहा था उससे पहले. आपने कैटर को बुक किया था उससे पहले. आपने वो जो स्पॉट था, बैंक्वेट हॉल था, वो बुक किया था उससे पहले. तो इसी तरह जो एडिटिंग है, ये पोस्ट प्रोडक्शन का ही प्रोसेस नहीं है, इसकी शुरुआत प्रोडक्शन में हो जाती है. मान लीजिए आप प्रोडक्शन में आपको पता है कंटिन्यूटी होती है कि मैं वहाँ से आया, मैंने एंटर किया लॉन्ग शॉट में, उसके बाद में एक मिड शॉट के अंदर इधर आप खड़ा होता हूँ और फिर क्लोजअप में कुछ बोलना शुरू करता हूँ. तो ये शॉट्स तीनों तरह के आपने लिए हैं. अगर आपने प्रोडक्शन के टाइम में ये सब शॉट्स लिए हैं,
तभी आप एडिटिंग में ये सब कुछ दिखा पाएंगे, है ना। नहीं तो एडिटिंग ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20% आपके प्रोडक्ट को बेहतर कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। तो एंटिसिपेशन ऑफ एडिटिंग प्रोडक्शन से स्टार्ट हो जाती है कि हमें कब करना है, क्या करना है। अभी यहाँ पे मैं जब स्टार्ट करूँगा तो आपने ना अभी तक जो टाइम को जाना है, और टाइम को आप देखते हैं, मेरे पास भी घड़ी है, तो हम लोगों को जाना है घंटे, मिनट्स और सेकंड्स। लेकिन हमारी एडिटिंग में इससे आगे का टाइम है, आवर्स, मिनट, सेकंड एंड फ्रेम्स। तो यहाँ पे एक नई चीज़ जुड़ने वाली है, फ्रेम्स। फ्रेम्स क्या है? कैमरा से जब हम देखते हैं जो भी एक चीज़ दिखाई दे रही होती है, हम उसे फ्रेम कहते हैं, है ना। दुनिया का कोई भी कैमरा वीडियो या मोशन को कैप्चर नहीं करता, आपको मालूम है। वो कुछ सेट ऑफ स्टिल फ्रेम्स को कैप्चर करता है, स्टिल फ्रेम्स। अगर मेरा हाथ यहाँ से यहाँ गया है ना, तो 1 2 3 4 5 6, फिल्म के अंदर 24 फ्रेम पर सेकंड होते हैं। जब हम 24 फ्रेम पर सेकंड को एक सर्टन टाइम फ्रेम में देखते हैं तो हमें ये आभास होता है कि मेरा हाथ मोशन में चल रहा है, ठीक है। तो अब इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा फिल्म में जाना चाहूँगा, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कैमरा की शुरुआत कैसे हुई। तो एक नाम है, एक स्टोरी है एडवर्ड म्यूब्रिज की, शायद आप लोगों ने सुना है एडवर्ड म्यूब्रिज का नाम। ये एक इंग्लिश फोटोग्राफर थे जो जैसे आप लोग तो आते हैं ट्रैवलॉग, तो उस वक्त ये फ्रांस में या अलग अलग शहरों में जाके फ़ोटो खींचा करते थे। और कैलिफोर्निया में एक गवर्नर थे लीलैंड स्टैनफोर्ड, ठीक है। और लीलैंड स्टैनफोर्ड बहुत बड़े बिजनेसमैन भी थे, गवर्नर थे, तो शाम को अपना क्लब्स में जाना और वहाँ पे जाके डिस्कशन करना। तो एक बार ये चर्चा शुरू हुई कि जब घोड़ा भागता है तो क्या भागते हुए उसके चारों टांगे हवा में होती हैं? क्योंकि हमारी ह्यूमन आइज उसे देख नहीं पाती हैं, ठीक है। जो हम लोग ने कुछ 12 और 14 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से हमारी आंखें देखती हैं। तो इस चर्चा में उनका कथन ये था कि चारों टांगे हवा में होती हैं, लेकिन इसको साबित कैसे किया जाए, क्योंकि कोई प्रूफ तो है नहीं, हमारी आंखें तो देख नहीं पाती हैं सब चीज़ों को। तो इसके लिए उन्होंने एडवर्ड म्यूब्रिज को हायर किया, जो कि एक अच्छे फोटोग्राफर थे। तो उनसे कहा गया कि आप इस पे काम करिए और हमें ये तरह की फ़ोटोग्राफ चाहिए। ये बात हो रही है 1872 की। उनको काम मिल जाता है, चूँकि वो एक फोटोग्राफर थे, तो उनको पता चला कि मुझे शटर स्पीड पे काम करना होगा। आपने देखा होगा ना, जब शटर स्पीड हाई होती है तो आप किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टिल में कैप्चर कर सकते हैं। तो उन्होंने हाई शटर स्पीड पे थोड़ा अपना काम करना शुरू किया और उन्होंने एक फ़ोटोग्राफ खींच भी ली, और उस फोटोग्राफ में ये आ भी गया कि चारों टांगे हवा में हैं। लेकिन जब वो नेगेटिव से पॉजिटिव एक प्रोसेस होता था कि जिसे आप नेगेटिव को फिर आप उसको हार्ड कॉपी में बनाते थे फोटोग्राफ को, उस प्रोसेस में वो नेगेटिव डैमेज हो गया। तो उनके पास कोई प्रूफ नहीं था ये बताने के लिए कि चारों टांगे हवा में होती है। और उस वक्त से पहले जितने भी पेंटर्स थे ना, जब वो हॉर्स की पेंटिंग बनाते थे, 2 टांगे ज़मीन पे और 2 टांगे हॉर्स के हवा में, चारों टांगे हवा में नहीं दिखाते थे उस टाइम से पहले। खैर, इसके बाद एक पर्सनल प्रॉब्लम हो गई उनकी। उनको पता चला कि उनका कोई पर्सनल प्रॉब्लम थी, और उस पर्सनल प्रॉब्लम को एड्रेस करते करते उनसे किसी का मर्डर हो गया, और वो उसके बाद उनको जेल में चले गए। क्योंकि लीलैंड स्टैनफोर्ड जो थे वो गवर्नर थे, उन्होंने किसी तरह से उनको वहाँ से छुड़वा दिया। और आखिर में 1878 में उन्होंने जो अपना काम शुरू किया था इलेक्ट्रॉनिकली ट्रिगर मैकेनिज्म के ऊपर। आपने देखा होगा ना, फिल्मों के अंदर बहुत सारी गन्स पड़ी हुई हैं, लगी होती हैं, वहाँ से एक रस्सी निकालते हैं, एक साथ खींचते हैं तो सारी गन में से जो है गोलियां निकल जाती हैं। तो इसी तरह का एक उन्होंने सिस्टम इलेक्ट्रॉनिकली डेवलप किया। जो घोड़ा भाग रहा था, उस घोड़े के सर्टन दूरी पे, 1-1, 2-2 फुट की दूरी पे उन्होंने 12 कैमरा लगा दिए और एक इलेक्ट्रॉनिकली उसके ट्रिगर को उन्होंने जो है दबाया। उसमें से 11 कैमरा वर्क करे, और उस 11 कैमरा में से एक कैमरा ऐसा फोटो ले गया जिसमें चारों टांगे जो थी उसकी हवा में थी। उस वक्त सारा न्यूज़ जो था वहाँ पे आया हुआ था, सारा मीडिया वहाँ पे आया हुआ था। अगले दिन अखबार में उनकी इस जो उन्होंने काम किया था उसके बारे में लिखा गया, और बाद में 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद जाके वो फोटोग्राफ भी अखबार में छापे गए सारे, जो घोड़ा हवा में करता है। तो एक बार मेरी एक क्लिप जो है
वो प्लीज़ ऑन कर दें। मैं वो क्लिप लेके आया हूँ जो उन्होंने तो देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा पीछे वाइट है। जब भी हम अपनी शटर स्पीड को बढ़ाते हैं ना, तो कैमरे के अंदर लाइट बहुत कम एंटर करती है। लोग फोटोग्राफी कर चुके होंगे अगर, उन्हें पता होगा। इसलिए उन्होंने एक वाइट सीलिंग का पीछे इस्तेमाल किया ताकि जो लाइट है वहाँ से रिफ्लेक्ट होके सब्जेक्ट को मिले। तो पीछे पूरी वाइट सीलिंग लगी हुई है। और आज इसी जगह पे इसका नाम था पोलो अल्टो स्टॉक फार्म, जो लीलैंड स्टैनफोर्ड का था, आज यहीं पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी बनी हुई है, सिर्फ इसी प्रयोग की वजह से। कट कर दीजिएगा, ठीक है। तो हमने फ्रेम को तो जान लिया कि कैसे स्टिल फ्रेम्स को हमने इकट्ठा किया, कंबाइन किया, और हमने ये आभास कराया कि ये मोशन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है शॉट की। ये 4 चीज़ें हैं, फ्रेम, फ्रेम के बाद आता है शॉट, शॉट के बाद आता है सीन, और उसके बाद आता है सीक्वेंस। तो फ्रेम को हमने देखा। शॉट क्या चीज़ है? शॉट का मतलब है जब अपने आप कैमरा को ऑन करते हैं और उसके बाद जब अपने कैमरा को आप ऑफ करते हैं, उस दौरान जो भी कुछ रिकॉर्ड होता है दैट इज़ अ वन शॉट, ठीक है। आपने अपने मोबाइल फ़ोन से कितनी बार फोटोग्राफी की होगी या वीडियोग्राफी की होगी। तो आज की डेट में आपको पता है वन शॉट मूवीज़ हैं। क्या आपको मालूम है वन शॉट मूवी के बारे में? वन शॉट मूवी जिसमें सिर्फ एक ही शॉट लिया जाता है और मूवी कंप्लीट हो जाती है। क्या देखा है कभी ऐसे मूवी? कुछ इस तरह के गाने देखे हैं आपने जो वन शॉट हो? कौन से? फेमस भी हैं। चलो एक फेमस वाला गाना चलाओ सर वाला। आई थिंक गाना फेमस भी है। कैमरा कट नहीं हो रहा, इसलिए मैं इसे वन शॉट कह रहा हूं। तो ये जो पूरा गाना है ये पूरा वन शॉट में है, यानी कि जब कैमरा ऑन होता है और ऑफ होता है उसके बीच में पूरा का पूरा गाना जो है वो पिक्चराइज कर लिया जाता है। अक्सर ऐसा नहीं होता, गाने के अंदर जो है सबसे ज़्यादा वेरिएशन ऑफ शॉट्स दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो ये वन शॉट हो गया। इसके बाद सीन क्या है? इसी तरह डिफरेंट शॉट से, जैसे मैंने बताया कि मैं वहाँ से आया था, लॉन्ग शॉट ने मेरी एंट्री को कवर किया, मिड शॉट के अंदर मैं पोडियम पे आके खड़ा हुआ और क्लोजअप में मैंने बोलना शुरू किया। अब जब आप इस पूरे के पूरे सारे शॉट्स को मिला देंगे तो एक सीन बन जाएगा, ठीक है। और सीन के लिए सबसे बड़ी हम सीन क्यों, एक फिल्म के अंदर 40 सीन होते हैं, कोई बता सकता है 40 सीन क्यों होते हैं, या 45 होते हैं या 50 होते हैं? क्यों नहीं एक सीन के अंदर फिल्म खत्म हो रही है? जब जब आपकी लोकेशन चेंज होगी तब तब आपका सीन चेंज होगा, ओके। तो बहुत सारे शॉट्स मिलके एक सीन क्रिएट करते हैं। इसके बाद लास्ट आता है सीक्वेंस। फिल्म अपने आप में एक सीक्वेंस है। यहाँ अभी आपने ये सॉन्ग देख रहे थे ना, तो सॉन्ग एक सीक्वेंस है। या कभी आपने देखा होगा कि एक हीरो आया और उसने हीरोइन को क्लासरूम के अंदर एक फ्लावर दिया, हीरोइन ने फेंक दिया। उसके बाद वो बैठी थी अपनी सहेलियों के साथ पार्क में, वहाँ जाके एक गिफ्ट दिया, उसने फेंक दिया। उसके बाद वो सीसीडी में बैठे थे और उसने गिफ्ट ले लिया। तो ये 3 अलग अलग सीन्स थे और हम बाद में इसे कहते हैं कि ये लव सीक्वेंस था, ठीक है। या मान लीजिए कि 2 कैरेक्टर है, एक हीरो है एक विलेन है, उनकी लड़ाई शुरू होती है क्लासरूम से, और वो क्लासरूम से होते होते पार्क में जाती है और कहीं ट्रेन के पास चली जाती है, प्लेटफॉर्म के पास चली जाती है। तो अलग अलग सीक्वेंस में वो लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं फाइट सीक्वेंस, है ना। तो क्या हुआ, सबसे पहले एक फ्रेम आया, फ्रेम के बाद हमारा शॉट आया, शॉट के बाद हमारा सीन आया और सीन के बाद हमारा सीक्वेंस आया। अच्छा, दूसरा जो हमारे एडिटिंग का सबसे मेन काम है ना, वो है एक निश्चित ड्यूरेशन को अचीव करना। आपने देखा होगा टीवी के ऊपर जो प्रोग्रामिंग हो रही है या टीवी के ऊपर जो चंक्स होते हैं वो आधे घंटे के चंक्स हैं, 1 घंटे के चंक्स हैं, है ना। तो आधे घंटे के चंक में
आपको जो टाइम दिया जाता है एक सीरियल के लिए वो दिया जाता है 22.5 मिनट। बाकी क्यों नहीं दिया जाता टाइम, बता सकता है कोई? करेक्ट। एक अखबार 55 रुपये का छपता है, आपको 5 रुपये में 10 रुपये में मिलता है ना? क्योंकि वो बाकी पैसा एडवर्टाइजर से ले रहे हैं, इसलिए उतने % आपको सच्चाई भी छापते हैं। वो आपको लगता है ना वो सच कम छाप रहे हैं क्योंकि आप पैसा भी कम दे रहे हैं। आप 55 रुपये दीजिए, पूरी सच्चाई छापेंगे। चलिए, तो एक सर्टेन ड्यूरेशन को अचीव करने के लिए एक 22.5 मिनट का एक एपिसोड होता है। 7.5 मिनट के अंदर उसके अंदर 3 ब्रेक्स आते हैं जिसमें 2.5 मिनट की उसमें ऐड आती हैं। 150 सेकेंड जिसे हम लोग कहते हैं FCT, फ्री कमर्शियल टाइम। 150 सेकेंड का एक ब्रेक होता है, 150 का दूसरा और 150 का तीसरा। ये सब एडिटिंग से हो पाएगा। आपको 22.5 मिनट पे ही एपिसोड ख़त्म करना है। कहाँ से करोगे? एडिट करके। आपको पता है किस सीन को मुझे बढ़ाना है, किस सीन को मुझे छोटा करना है, कहाँ पे क्लोजअप लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है ना? वो सब अचीव कर पाएंगे हम एडिटिंग से। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एडिटिंग के थ्रू एक सर्टेन रियलिटी क्रिएट करते हैं। मान के चलिए हमारे पास एक सीन है जो ट्रेन के अंदर हमने एक इंडोर का सीन पिक्चराइज करना है। अब आपको पता है ट्रेन को हायर करना, खाली करवाना, उसके अंदर पिक्चराइज करना बड़ा मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग एक सेट क्रिएट कर लेते हैं। ट्रेन का हमने सेट क्रिएट कर लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे ट्रेन के अंदर सीट्स होती हैं, एक के ऊपर दूसरा तीसरा जो सोने के प्लेटफॉर्म होते हैं। और उसके बाद हमने क्या किया, थोड़ा थोड़ा अपने सेट के अंदर हिलाया। या तो आप उसी स्पॉट पे उसे थोड़ा थोड़ा हिला सकते हो, जैसे ट्रेन चलती है तो हिलती है, या बाद में आप कुछ इफेक्ट भी डाल सकते हो। ठीक है, और उसके बाद ट्रेन के रनिंग का साउंड एडिट से एम्बियंस साउंड की तरह उसमें ऐड कर सकते हो। और कुछ जैसे ट्रेन की जो खिड़की है, उस खिड़की के ऊपर क्या होता है, जब ट्रेन चलती है तो चीज़ें पीछे जा रही होती हैं। देखा होगा आपने। इस पर एक घटना भी है जो मेरे साथ हुई थी। हम लोग एक बार ट्रेन में जा रहे थे, तो एक लड़की थी, आई थिंक 13 या 14 साल की लड़की थी। तो वो जब ट्रेन पे बैठी तो बार बार मैं अपनी मम्मी से बोल रही कि मम्मी मम्मी देखो ये पेड़ पीछे जा रहे हैं। तो मेरा ब्रदर था, उसने बोला कि ये तो मतलब बच्ची अच्छी खासी बड़ी है और इसको नहीं पता कि ये पहली बार देख रही है कि ये पीछे जा रहे हैं। कह रहे हाँ, इससे पहले जो थी मतलब ये देख नहीं पाती थी, इसका ऑपरेशन आई का हुआ, इसकी आंखों की रोशनी अभी आई है। तो तब वो इसीलिए वो देख के पहली बार कह रही है। तो हम कभी कभी जजमेंटल हो जाते हैं। तो वो जो पेड़ पीछे जा रहे हैं ना, उस पेड़ पीछे जाने को हमको एडिट के अंदर उस चीज़ को दिखाना पड़ता है, डालना पड़ता है। क्रोमा टेक्निक है जिससे इंक्लूड करके लोगों को ये आभास होता है कि ये ट्रेन चल रही है, जबकि वो एक सेट के ऊपर लिया हुआ सीन है। तो वो एक ट्रेन का सीक्वेंस है, द बर्निंग ट्रेन। हाँ जी, देखिए ना। तो जो ये पीछे चल रहे हैं, पेड़ पीछे को जा रहे हैं, ये क्रोमा टेक्निक से इसमें ऐड किए गए हैं। करेक्ट है, ये राजधानी का ही जर्नी है। चलिए, तो पीछे से आप एम्बियंस साउंड के अंदर ट्रेन का साउंड भी देख रहे हैं। जब गिलास टूटा तो हो सकता है कोई साउंड ना आया हो। जब गिलास टूटा हो सकता है उस वक्त वो साउंड ना आया हो। उस सब साउंड्स को ना रिक्रिएट के लिए आता है। किसी ने फोले का वर्ड सुना है यहाँ पे? फोले, फोली, FOLEY। ओके, फोली का मतलब है, जैसे मान लीजिए मैं अभी यहाँ आया और मैंने अपने कागज़ को फोल्ड करा और फेंका, तो ये जो साउंड है, इस साउंड को रिक्रिएट किया जाता है। इसके ऊपर एक पूरा वीडियो है, वो मैं कभी आपको दिखाऊंगा। आपकी बारिश हो रही है, उस बारिश का साउंड रिक्रिएट किया जाता है। आपकी बिजली कड़कती है, बादल जो लाइटनिंग का इफेक्ट है, वो सारा साउंड क्रिएट किया जाता है। मैं फर्श के ऊपर चल रहा हूँ, वो लकड़ी का है, मेरे पाँव की अलग आवाज़ आएगी। मैं फर्श पे चल रहा हूँ, जो सीमेंट का अलग आएगी। अगर कोई लोहे की सीढ़ी है, वहाँ मैं चल रहा हूँ तो आवाज़ अलग आएगी। ये सारी आवाज़ें फोले के थ्रू रिकॉर्ड की जाती हैं
और उसे जब विजुअल के साथ पे मिक्स किया जाता है तो हमें ये लगता है कि ये आदमी चल रहा है और इसकी आवाज़ आ रही है, जबकि उधर आवाज़ नहीं आ रही। आपको पता है फिल्म के अंदर साउंड अलग चलता है और विजुअल अलग चलता है। किसी ने क्लैप देखा होगा, क्लैप होता है, जब उस क्लैप को हम बजाते हैं तो जो साउंड होता है वो क्यू होता है ऑडियो के लिए, और जो उसके ऊपर लिखा रहता है सीन 1 टेक 1, जो बोल भी रहा होता है पर्सन, वो सीन 1 टेक 1 वीडियो के लिए होता है। तो बाद में इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, सिंक करते हैं। सिंक करने के बाद आपको ये लगता है कि ये कैरेक्टर बोल रहा है, जबकि वो बोलता नहीं है। वो सारा कुछ क्या होता है, रिकॉर्डिंग होती है। उसके लिए कोई वर्ड पता है आपको? ठीक है, डबिंग थोड़ा करेक्ट है। उसे हम कहते हैं ADR, ऑटो डायलॉग रिप्लेसमेंट। और जब जो पर्सन, जैसे आज मैं हूं, मेरी आवाज़ है जो मैं बोल रहा हूं, अगर मेरी आवाज़ की जगह किसी दूसरे पर्सन की आवाज़ आ जाए तो उसे हम डबिंग कहते हैं। अगर मेरी आवाज़ होगी तो दैट इज़ ADR, कि मैं अपनी आवाज़ को दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूं। और अगर मेरी आवाज़ को कोई और देगा, दैट इज़ डबिंग। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा जो मेन एडिटिंग का काम है वो है टेंशन, हैप्पीनेस को बिल्ड करना। आपने देखा होगा, मान के चल लीजिए एक खबर आती है एक माँ को कि जो उसका बेटा है वो बॉर्डर से वापस घर पे आ रहा है। ठीक है, एक तो उसको खुशी का एहसास होगा, दूसरा उसके दिल के अंदर खुशी है, उसके दिल के अंदर उमंग जागी, उसका बेटा आ रहा है वापस। अब आप उसके दिल की खुशी को कैसे बताओगे? अगर आप वहाँ पे कोई संतूर का एक छोटा सा हैप्पी पीस लगाते हैं या फ्लूट का एक हैप्पी पीस लगाते हैं, तो जो उसकी इनर फीलिंग है ना, वो लोग समझ जाएंगे। क्योंकि आप रिएक्शन तो लोग देख लेते हैं, रिएक्शन को लोग रीड भी कर लेते हैं, लेकिन आप वो किसी कैरेक्टर की इनर फीलिंग को, जैसे मैं घबराया हूँ यहाँ के, अगर मान लीजिए, तो वो घबराहट का अगर साउंड आप लगाएंगे ना, तो पता लगेगा कि मैं अंदर से घबराया हूँ या मैं अंदर से खुश हूँ। और आप पीछे से कोई हैप्पी ट्यून लगाते हैं तो पता लगता है हाँ, कैरेक्टर खुश है। तो आपकी इनर फीलिंग को एनहांस करने के लिए म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल है, जिसे हम एडिटिंग के थ्रू उस पॉइंट पे लगा के अचीव करते हैं। ठीक है। अच्छा, ह्यूमन साइकोलॉजी को भी अभी मैं एक और क्लिप दिखाने वाला हूँ। ह्यूमन साइकोलॉजी को भी एडिटिंग में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कैसे? मैं आपको अपनी वाइफ के बारे में बताता हूँ कि वो ना जब टेंशन में होती है ना, उसकी आंखें ऐसे ऐसे होती हैं, तो मैं समझ जाता हूँ क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ। तो ज़्यादातर लोग जब भी आप देख रहे होंगे टेंशन होती है या प्रॉब्लम होती है ना, आंखें बहुत जल्दी जल्दी ब्लिंक होती हैं। और जब हम कभी कभी भौचक्के रह जाते हैं ना, तो कहते हैं आंखें खुली की खुली रह गई, हमारी आंखें खुली रहती है। तो इसी तरह जब हम लोग एडिटिंग के अंदर सीन्स का इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए कोई रोने वाला सीन है, कोविड के अंदर किसी के साथ मिस हैपनिंग हुई, वो बहुत उदास है, उदास के बाद जैसे से वो नीचे गिरा, ज़मीन पे उसके घुटने लगे और उसने अपना सर पकड़ा और वो रोया। आप बीच में कहीं नहीं काटते हैं, आप उसका वो मोशन जो है ना, वो पूरा का पूरा एज इट इज़ जाने देते हैं। क्योंकि अगर आप बीच में काटेंगे तो वो मोशन ही कट जाएगा, लोगों के आइज से भी लोग उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे, है ना। और जब कभी चेजिंग का सीन है या कोई 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 टेंशन का सीन है, तो उस वक्त आप फटाफट 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 शॉट्स लगाते हैं। मैं आपको 2 बीघा ज़मीन का यहाँ पे एग्जांपल देना चाहता हूँ। उसके अंदर एक कैरेक्टर है जो गांव से शहर में आया है, और शहर में आके, क्योंकि गांव में उसकी जो मकान वगैरह थे वो लीज पे थे, उसको उसका पैसा चुकाना है और अपने खेत और मकान को वापस लेना है। तो वो कलकत्ता शहर में आके मजदूरी करता है, मजदूरी कर भी क्या करता है, वो हाथ रिक्शा चलाता है। तो वो एक खूब टेंशन से भरा हुआ सीन है, और वहाँ पे आप देखना, मैंने रोक रोक के दिखाया है कि हमने उसमें कितने कट्स का इस्तेमाल किया है। अभी देखिए धीरे धीरे टेंशन बिल्डअप हो रहा है। अब आप देखिए, ये सीन जब शुरू हुआ, जब शॉट कट हो रहा है, मेरा नंबर चल रहा है, ये सेकंड शॉट चल रहा है। तीन,
अब जैसे जैसे बिल्डअप होता जाएगा, आप शॉट की नंबरिंग देखिए, बंद कर देना। तो देखा कैसे हमने ह्यूमन साइकोलॉजी को, जो हमारी आईज जो हैं ब्लिंक करती हैं फास्ट जब हम टेंशन में होते हैं, उसको हमने एडिटिंग में इस्तेमाल किया हुआ है। जैसे जैसे टेंशन बिल्डअप होती रहती है, आप देख रहे होंगे जो शॉट्स हैं उनकी ड्यूरेशन बहुत कम होती जाती है ना। तो इस चीज़ का इस्तेमाल हम एडिटिंग में करते हैं, तो बिल्डिंग ए टेंशन। मूड और जो थीम है ना, आपने देखा होगा बहुत सारी फिल्में हैं जो एक सर्टन थीम के ऊपर बनी हुई हैं, या उस फिल्म का मूड है अपने आप में। जैसे मैं अभी यहाँ पे आपको एग्जांपल देना चाहूँगा ब्लैक फिल्म का। ब्लैक फिल्म देखी है आपने, संजय लीला बंसाली की है, या उसके उन्हीं की दूसरी फिल्म है गुजारिश, वो भी देखी है आपने, जिसके अंदर एक मैजिशियन है जो कि बिल्कुल। और उनकी एक तीसरी फिल्म है हम दिल दे चुके सनम, वो भी आपने देखी है, ठीक है। अब इन तीनों का मैं आपको कलर टोन दिखाने वाला हूँ। सारी फिल्में हैं 1999 के अंदर हम दिल दे चुके फिल्म बनी है, ठीक है। उसके बाद 2005 में ब्लैक फिल्म बनी है, और 2011 में 11 जो अभी लेटेस्ट है वो गुजारिश बनी है। अब आप बताइए कि जो टेक्नोलॉजी हमारे पास 99 में होगी और जो टेक्नोलॉजी 2011 में होगी वो तो बहुत इम्प्रूव होगी। लेकिन आप जब 1999 की फिल्म के कलर्स को देखेंगे और 2005 और 11 के देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि 1999 में कलर बहुत ज़्यादा दिखाए गए हैं, क्योंकि उस फिल्म का मूड, उस फिल्म का थीम ही वैसा है। और बाकी जो दो फिल्में हैं, चूँकि वो डल थीम है, ब्लैक के अंदर वो लड़की के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और गुजारिश में उसके साथ प्रॉब्लम है, तो वो आप देखेंगे इनके वीडियो में भी दिखाई दे रहा है। ये वाला जो सीन है वो ब्लैक का है, दूसरा गुजारिश का है, और नीचे जो आप देख रहे हैं ये हम दिल दे चुके सनम का है, ठीक है। तो कलर के थ्रू भी जो आप जो है अपनी बात को कह सकते हैं, ठीक है। कब आप किस तरह का कलर यूज़ कर रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। अच्छा, दूसरा, हम लोग जब भी अपनी कोई फिल्म बना लेते हैं, वो चाहे छोटी स्टूडेंट की फिल्म हो या हमने किसी कंपटीशन में भेजनी हो या उसको हम लोगों ने किसी सोशल प्लेटफॉर्म में ही क्यों ना डालना हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उस फिल्म को ना बार बार देखना। आपने देखा होगा जब एडिटिंग करते हैं आपकी, मैं न्यूज़पेपर की एडिट की बात कर रहा हूँ, तो एडिटर कोई और होता है। बिकॉज क्या, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, मैं अपनी गलती नहीं पकड़ पाऊंगा, मुझे तो लगेगा मेरा सेंटेंस सही है, लेकिन जो एडिटर होता है ना वो देख लेता है कि ये सेंटेंस ठीक है या नहीं है। आपने जो फिल्म बनाई है आप उसको बार बार देखिए, ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो आपको उसकी गलतियों का या उसके अंदर जो कमी है उसका पता लगेगा। यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, एक फिल्म है चांदनी, आपने देखी किसी चांदनी, ठीक है। हालांकि उसमें जो तीन मेन लोग थे वो तीनों नहीं रहे, उसके अंदर ऋषि कपूर साहब थे जो हीरो थे, उनकी डेथ हो गई, श्रीदेवी उनकी डेथ हो गई, और विनोद खन्ना थे। तो जब उस फिल्म को यश चोपड़ा ने बनाया पूरी फिल्म को, और बनाने के बाद उसका प्रीव्यू रखा गया, वो देखने लगे, तो उस फिल्म के अंदर विनोद खन्ना साहब थे। तो उसमें एक सीन है, चांदनी जो है वो बॉम्बे में आती है और बॉम्बे में आके अपना काम शुरू करती है, और वहाँ विनोद खन्ना उसकी हेल्प करता है। तो जो ओरिजिनल फिल्म थी उसके अंदर चूँकि विनोद खन्ना की जो इमेज थी ना वो माचो मैन की इमेज थी, बहुत अच्छी बॉडी वॉडी उनकी थी और देखने भी वो धर्मेंद्र की तरह एट पार थे। तो उन्होंने एक 20 दिन का शेड्यूल रखा, फाइटिंग का सीक्वेंस था कि चांदनी बॉम्बे आती है और कुछ जो लोग हैं उसे छेड़ते हैं, और विनोद खन्ना साहब वहाँ पे आते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से फाइटिंग का सीन था और उसे छुड़ा लेते हैं और फिर उसको अपने ऑफिस में रख लेते हैं।
लेकिन जब वो पूरी फिल्म देखने बैठे तो उनको लगा कि ये पूरी फिल्म एकदम बहुत अच्छी और स्मूथ फिल्म जा रही है, बहुत अच्छी स्टोरी, प्यार की एक कहानी कह रही है, तो बीच में एकदम से फाइटिंग आने से मतलब कनेक्ट नहीं कर पा रहे हम। तो यश चोपड़ा साहब ने 5 राइटर से बोला कि तुम अलग अलग सीन्स को लिखो। तो 5 में से एक राइटर का सीन आया जिसे बाद में 4 से ज़्यादा फिल्मों में सेम सीन को लिया गया। वो सीन था कि चांदनी बॉम्बे में आती है और वो उसका एक इंटरव्यू है, वो इंटरव्यू के लिए लेट हो रही है, वो ऑटो को रोकती है, ऑटो नहीं रुकता, वो एक मर्सिडीज़ गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है रेड लाइट पे और बैठ जाती है और कहती है जहाँ मैं कह रही हूँ मुझे वहाँ लेके जाओ वरना मैं शोर मचाऊंगी। तो वो विनोद खन्ना ही होता है ड्राइवर, वो उसे वहीं ले जाता है एक बिल्डिंग के पास, और जब वो इंटरव्यू के लिए जाती है अंदर तो विनोद खन्ना कुर्सी पे उल्टे बैठे होते हैं और जब वो सीधे होते हैं तो पता लगता है ये वही है जिनसे उसने लिफ्ट मांगी थी, वो भी ज़बरदस्ती। और फिर इस सीन को चल मेरे भाई एक फिल्म आई थी उसके अंदर डाला गया, ठीक है। तो ये तब संभव हो पाया जब उन्होंने अपने ही काम को बार बार देखा। हमें क्या करते हैं, हड़बड़ी में अपना काम किया, उसे हमें खुद से भी फाइनल प्रोडक्ट नहीं देखा और उसे आगे डिलीवर कर दिया, उसमें गलतियां रह जाएंगी। हर चीज़ के अंदर कुछ ना, जब आप उसे दोबारा देखते हैं ना, चाहे आपकी अपनी राइटिंग हो, आपने एक पेज क्यों ना लिखा हो, जब आप उसे दोबारा पढ़ते हैं ना तो आपको पता लगता है कि हाँ मैं इसे और बेहतर कर सकता हूँ इस तरह या इस तरह। इसीलिए जब हम भी अपना एग्ज़ाम देते थे ना तो टीचर कहती थी अब रिवाइज कर लो, आखिर के 10 मिनट नया मत लिखो, जितना लिखा है ना उसी को दुरुस्त कर लो, नंबर अच्छे आ जाएंगे नया लिखने के वक्त, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है तो आप ज़्यादा अच्छा लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अपने काम को बार बार देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हालांकि मैंने आपको कहा बार बार देखना, मैं दूसरा उसके रिवर्स बात कहने वाला हूँ कि हमारा जो एडिटिंग का काम है ना वो बड़ा टाइम बाउंड है। अगर आपने न्यूज़ देखी होगी, हर 1 घंटे में न्यूज़ जानी है और न्यूज़ पहले एडिट होगी, उसके अंदर जितने भी पैकेजेस आए हैं वो उसके अंदर शामिल होंगे। या अगर आप आज OTT प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो एवरी वीक एक नया एपिसोड आता है ना। कुछ लोग देखते हैं OTT प्लेटफॉर्म पे, क्रिमिनल जस्टिस है जो अभी एक हफ्ते में अपना एक एपिसोड दे रहा है, तो वो एक हफ्ते के अंदर फिल्म, अच्छा OTT प्लेटफॉर्म के जो स्केल है वो बिल्कुल फिल्म के बराबर है, तो 1 हफ्ते में उसको पूरा एडिट करना और उसको टेलीकास्ट करना तो बिल्कुल टाइम बाउंड काम है। जैसे आपकी न्यूज़ है, या मान लो अगर आप किसी फेस्टिवल के लिए भी कोई फिल्म प्लान कर रहे हैं तो वो फेस्टिवल की एक डेट है, यहाँ तक आप उसे सबमिट कर सकते हैं, तो टाइम बाउंड काम बहुत ज़रूरी है। या मान लो अभी यहाँ पे जो लेक्चर हो रहा है इसको रिकॉर्ड करना है, 1 से 2 दिन के इसको जानना है, वरना तो ये पुराना हो जाएगा, है ना। तो जितने सीरियल्स हैं अगर आप देख रहे हो, हर रोज़ एक सीरियल आता है, हर रोज़ जो डेली सोप है हर रोज़ एक एपिसोड आता है, तो उसे एक ही दिन में शूट करना, उसको एडिट करना और उसे चैनल को भेजना, तो बहुत टाइम बाउंड काम है, बहुत पेशेंस से बैठ के अपने काम को किया जाता है। 9 to 4 की जॉब सोच के जो लोग एडिटिंग को ऑप्ट करना चाहते हैं प्लीज़ ना करें, बिल्कुल ना करें। 9 to 4 में कोई एडिटिंग नहीं हो सकती। हाँ, एडिटिंग के लिए बड़ा फ़ायदा है कि आप घर बैठ के एडिट कर सकते हैं। आजकल स्टूडियो सिस्टम खत्म हो गए हैं, बहुत आपको सॉफ्टवेयर पता ही होंगे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो मैक पे रन करते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो विंडो पे रन करते हैं। फाइनल कट प्रो के बारे में सुना है आप लोगों ने, ठीक है, वो मैक बेस्ड है ना। बाकी एडोब प्रीमियर प्रो हो गए या फिल्मोरा हो गए या और तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं, एविड हो गया, वो दोनों पे वर्क कर लेते हैं, ठीक है। तो आप घर बैठ के भी काम कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग आवर्स में आपको बैठना होगा और टाइम बाउंड काम है, टाइम पे आपको अपना फाइनल प्रोडक्ट देना होगा। अगर टाइम चला गया तो उसकी कोई कीमत नहीं है आपके प्रोडक्ट की। दूसरा, अभी ना हमारे साथ एक प्रॉब्लम है कि क्योंकि जो लोग मास कॉम में आए हैं, इससे पहले तो हम एक सिंपल आर्ट्स की या साइंस की या कॉमर्स की पढ़ाई पढ़ रहे थे। हम ना चीज़ों को शब्दों में सोचते हैं और चीज़ों को शब्दों में ही बयां करते हैं, है ना। जब भी मुझे कुछ कहना होता है, मैं आज यहाँ के लिए आ रहा था तो मैं सोच के आ रहा था मैं क्या क्या शब्द बोलूँगा, कौन कौन से टेक्निकल वर्ड है मुझे बोलने चाहिए, नहीं बोलने चाहिए। लेकिन अगर आप मास कॉम में आ रहे हो, अगर आप वीडियो प्रोडक्शन में आ रहे हो, अगर आप एडिटिंग में आ रहे हो, तो आपको विजुलाइज करना सीखना होगा, चीज़ों को विजुलाइज करना होगा कि अगर मुझे ये सीन फिल्माना है तो कैसे फिल्माना है, उसका बैकड्रॉप क्या होगा, उसका फोरग्राउंड क्या होगा, मेरा आर्टिस्ट कहाँ खड़ा होगा, कहाँ से एंटर करेगा, कहाँ से एग्जिट करेगा, है ना। तो आपको जो सारा चीज़ है ये आपको विजुलाइज करना सीखना होगा। मैं आपको एक सीक्वेंस बताना चाहूँगा।
मान लो एक कृष्ण भगवान के साथ हम लोग शूट कर रहे हैं, कृष्णा बहुत बार सीरियल बन चुका है, 3 बार 4 बार अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, और कृष्णा का बाल रूप है, और हमें ये दिखाना है कि जो कृष्णा है वो माखन जो है ऊपर लटका हुआ है, उस कृष्णा माखन चोरी करते हैं मालूम है, इसलिए माखन को थोड़ा ऊपर टांग दिया गया है ताकि कृष्णा छोटे हैं, ट्रोलिंग करते हैं और वो ले ना पाएँ। लेकिन कृष्णा जो है वो देखते हैं माखन है और वो वहाँ पे कोई सीढ़ी जैसी चीज़ पड़ी है और वो उस पर चढ़ के जो है माखन को चोरी कर लेते हैं। अब अगर आप इसे विजुलाइज करें एक बच्चे के साथ, क्योंकि ट्रोलिंग कर रहे हैं, वो कृष्ण भगवान तो है ही नहीं, वो तो एक छोटा बच्चा जिसे हमें कृष्ण भगवान बनाया हुआ है। अब वो कैसे ऊपर चढ़ेगा, ऊपर चढ़ के जो है वो माखन को चोरी करेगा, है ना, क्या पता बच्चा चढ़ पाएगा या नहीं चढ़ पाएगा। तो उसे आपको कैसे विजुलाइज करना होगा, आप एक शॉट दिखाते हैं जो कि लॉन्ग शॉट है, लॉन्ग शॉट के अंदर एक बर्तन है जिसके अंदर माखन है, गिर रहा है, क्योंकि माखन दिखना भी चाहिए, तो ओवरफ्लो है, वो भरा हुआ माखन है, लगा हुआ है। कृष्ण भगवान ट्रोलिंग करते हुए एंटर करते हैं मास्टर शॉट में, लोगों ने देख लिया एंटर कर रहे हैं। उसी के बाद वहाँ किचन में एक चूल्हा पड़ा हुआ है और जो उनकी माँ है वो काम कर रही हैं, कृष्णा वो अपना रिएक्शन देते हैं, वो हम थोड़ा क्लोजअप में दिखा देते हैं, कृष्णा रिएक्शन दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम दिखाते हैं कृष्णा माखन को देख रहे हैं और माखन का क्लोजअप गिरते हुए। उसके बाद दोबारा दिखाते हैं कृष्णा बोल नहीं रहा, ठीक है। उसके बाद फिर दिखाते हैं कृष्णा सीढ़ी के पास तक जाते हैं, वहीं पे जाके रुक जाते हैं। उसके बाद दोबारा मदर है परेशान हो गई कि 3 बार आवाज़ दे चुके हैं, कृष्णा मेरी आवाज़ नहीं सुन रहा। अचानक धड़ाम की आवाज़ आती है और वो भागती हुई जाती हैं, देखते हैं कृष्ण भगवान नीचे बैठे हुए हैं और उनके यहाँ पे माखन लगा हुआ है। हमने कहीं नहीं दिखाया कि वो चढ़ेंगे, वो देख रहे हैं, वो हाथ से खींच रहे हैं। बहुत मुश्किल है एक बच्चे के साथ ये सब पिक्चराइज करना, तो ये आपको विजुलाइज करना होगा कि कैसे मैं इस सीन को, अभी आप स्टूडेंट लेवल में हैं, आपको बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ के लिए पैसे नहीं दिए। प्रॉपर्टीज समझते हैं, मतलब मान लीजिए यहाँ पे ये एक प्रॉपर्टी है, मेरे यहाँ ये प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी है, फ़ोन एक प्रॉपर्टी है, हैंड प्रॉपर्टीज़ हैं जो लेके आते हैं। अगर आप कोई क्लासरूम बना रहे हैं, उसके अंदर वाइट बोर्ड लगा हुआ है, प्रोजेक्टर लगा हुआ है, या कुछ और ऑफिस का सीन बना रहे हैं, उसमें ऑफिस, आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, इतना हमारे पास कोई आर्ट डायरेक्टर भी नहीं हो डिज़ाइन करे। तो ये सब चीज़ें हमें विजुलाइज करके कि कैसे एक छोटे से फ्रेम के अंदर हम ये दिखा सकते हैं ये क्लासरूम है, कैसे एक छोटे से फ्रेम में हम दिखा सकते हैं ये ऑफिस है ना। तो ये आपको विजुलाइज करना होगा। तो अब आप चीज़ों को शब्दों में मत सोचिए, चीज़ों को विजुलाइज कीजिए, सिचुएशंस को विजुलाइज कीजिए। अब जैसे मैम भी डॉक्यूमेंट्री की बात कर रही थी कि डॉक्यूमेंट्री आपको रेडियो के लिए बनानी है, तो डॉक्यूमेंट्रीज टीवी के लिए भी बनाई जाती हैं। आपको सबको पता ही है, इतने सारे चैनल्स हैं जो डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं। तो डॉक्यूमेंट्री ना एक बहुत ही नीरज सब्जेक्ट है। आजकल हमारे पास मतलब एंटरटेनमेंट के इतने सारे वीडियोस और इतने सारे सीरियल्स और वेब सीरियल्स हैं कि डॉक्यूमेंट्री बहुत ज़्यादा नीरस है। तो आप याद रखें, जब भी अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाएं या अपनी डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत करें, कोई भी टॉपिक उसका हो सकता है, आप अपने सबसे बेस्ट सीन से उसकी शुरुआत करिए, अपने सबसे बेस्ट शॉट से उसकी शुरुआत करिए। आप सबसे अच्छी बाइट जो आपको मिली हो, आपको एक ऐसी बाइट मिली हो, आप जो है करप्शन के ऊपर बना रहे हो और उसमें एक ट्रक वाला आपको ये बोलता है कि मुझे तो टोल के नाके के लिए 10 रुपये ले लेते हैं, और वो बोल रहा है, वो आपको बाइट मिली, तो आप उसको शामिल करिए। वरना आप कह सकते हो कि पुलिस वाले यहाँ से हर आदमी से 10 रुपये लेते हैं, ये तो आपका कहना है। कोई आदमी तो ये सत्यापित नहीं कर रहा कि वो 10 रुपये देता है, लेकिन आपको बाइट मिल गई उस ट्रक वाले की और वो ये बात कह रहा है, तो सबसे पहले इसे लगाइए, उसके बाद उसकी पृष्ठभूमि शुरू करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज अगर आपने पहले कुछ सेकंड के अंदर व्यूअर को क्या अटेंशन ग्रैब नहीं किया, तो आपकी अच्छी डॉक्यूमेंट्री कोई देखने वाला नहीं है, ठीक है। तो अपने सबसे बेस्ट सीन से शुरू करिए। यूट्यूब वगैरह के ऊपर एंगेजमेंट टाइम ना 3 से 4 सेकंड का है। अगर आपको चीज़ समझ में आई तो आप देखोगे, नहीं आई तो आप उसे आगे कर दोगे, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट मौजूद है वहाँ पे देखने के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट योर डॉक्यूमेंट्री और योर एजुकेशनल फिल्म विद योर बेस्ट सीन, शॉट और बाइट। एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि व्यूअर्स की ना नब्स को पकड़ना भी ज़रूरी है ना। वो कहीं ऐसे वैद होते हैं, नब्स देख के बताते हैं क्या रोग है आपको। तो अगर आप एडिटर हैं या आप एक डायरेक्टर हैं या प्रोग्राम बना रहे हैं, आपको पता होना चाहिए लोगों की नब्स क्या है। मुझे याद है जब ZTV शुरू हुआ, जब प्राइवेट चैनल की मैम ने भी बात करी, जब प्राइवेट चैनल शुरू हो गए 90s के बाद,
उस वक्त जी टीवी जो शुरू में आने वालों में से एक था, तो जी टीवी में क्या था, एक MBA किए हुए लड़के बैठा करते थे और जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स थे ना, जो अपना क्रिएटिव ऑडियो विजुअल बनाते थे, वो लोग उसे प्रीव्यू करते थे कि क्या वो उसे बेच पाएंगे या नहीं बेच पाएंगे। यानी कि एक छोटा MBA किया हुआ लड़का ये डिसाइड करता था कि ये बहुत बड़ा फिल्म मेकर है और इसका ये बहुत अच्छा सीरियल है या उसकी फिल्म है, क्या हम इसे बेच पाएंगे। तो वो जो लोगों की नब्ज़ है ना, वो उस MBA वाले को मालूम है कि हाँ, इसके लिए मैं कोलगेट के पास जाके पैसा ले सकता हूँ, ये यूथ ओरिएंटेड है, इसके लिए मैं किसी और के पास जाके पैसा ले सकता हूँ क्योंकि ये उस टारगेट ऑडियंस को एड्रेस कर रहा है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि आज जो है हमारे यूथ की या हमारे समाज की नब्ज़ क्या है। इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने रामायण सीरियल देखा होगा, सीरियल भी है, फिल्में भी बनी है। तो रामायण सीरियल जब मैंने देखा था, उसकी शुरुआत हो रही थी भरत से, कि भरत हुआ, फिर सूर्यवंश हुआ, उसके बाद जो है सारी कहानी शुरू होती है, फिर वो कैकेयी वाला प्रकरण आता है और उसके बाद जो है राम जी को जो है वनवास के लिए जाना पड़ता है। फिर वनवास में जाके वो दानवों का विनाश करते हैं और फिर उसी दौरान सीता का हरण हो जाता है और फिर लास्ट में वो नेचर से ही अपने साथ, उनके पास कुछ नहीं होता, उनके साथ नेचर होता है, वो नेचर से ही कुछ बंदरों को और कुछ लोगों को पकड़ते हैं और वो जीत लेते हैं। लेकिन आज OTT प्लेटफॉर्म पे किसी ने रामायण देखी है? आई थिंक सोनी पे या वूट पे आई है। उसकी जो शुरुआत है वो की गई है सीता हरण से। 22 मिनट का एक सीन पूरा दिखाया गया है कि कैसे एक पूरा हिरण को जो है वो एनिमेशन करके, क्योंकि हम लोग जानवरों से, आपको मालूम है, जानवरों के साथ काम नहीं कर सकते, इसके हमारे पास ऑर्डर्स हैं, मतलब इस तरह की गाइडलाइंस हैं। तो उन्होंने पूरा एनिमेशन में एक बनाया हिरन, और हिरन भाग रहा है, उसके पीछे जो है राम भाग रहे हैं। वो सुनहरे कलर का हिरन है, अपना वेश बदलता है, इधर से एंटर होता है, उधर से निकलता है, और उसके बाद जब उसे मारते हैं तो वो बोलता है लक्ष्मण बोलता है। तो सीता को ऐसा लगता है कि वो मर रहा है, राम के साथ कोई मिस हैपनिंग हुई है, वो लक्ष्मण को भी भेज देती है और उसका हरण हो जाता है। तो पूरी स्टोरी जो है वो इस प्रकरण से शुरू हो रही है। आज लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो बैकग्राउंड आता है, बीच बीच में स्टोरी के अंदर बैकग्राउंड आते हैं, लेकिन जो स्टोरी स्टार्ट होती है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट सीन से होती है। चेजिंग का सीन है, हिरन के चेस कर रहे हैं राम जी, और वहाँ पे सीता का हरण हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को व्यूअर्स को जानना होगा कि व्यूअर को क्या पसंद है। मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री सोच ली है, मैंने अपना प्रोग्राम सोच लिया है, लेकिन उसको स्टार्ट कहाँ से करें? उसको स्टार्ट इतने इंटरेस्टिंग इवेंट से करें कि जो आई बॉल्स हैं उनको मैं ग्रैब कर पाएँ, मैं ग्रैब कर सकूँ। आप में से कई लोग कोरियन सीरीज़ देखते हैं? कोरियन, तो आपने देखा होगा कोरियन सीरीज़ में ना दिखाते हैं कि वो ऑल ऑफ द आर डेड, देखिए किसी ने? तो वहाँ क्या है कि फ़ोन जो है ना, क्लासरूम से बाहर एक जगह बनी होती है, आपको वहाँ फ़ोन रख के उसके बाद जाना होता है। इंडिया में अभी नहीं है, आप फ़ोन रख सकते हैं, इस्तेमाल ना करें, घर का भी कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ सकता है। खैर, 1990 में आप सबको पता होगा हमारा मार्केट ओपन हुआ था। जो मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो उन दिनों हमारे मंत्री थे इकोनॉमिक्स के, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उन्होंने हमारे मार्केट को बाहर के लिए ओपन कर दिया था। उससे क्या हुआ था, बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे आई और उन्होंने यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया और बहुत सारे जॉब्स निकले। हुआ ये कि जो 1990 में जो छोटे छोटे शहरों में जो लोग रह रहे थे, मान लीजिए बनारस के आसपास या यूपी, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, बंगाल, वो सब लोग ना अपने पास वाले शहरों की तरफ गए क्योंकि वहाँ पे जॉब्स थे। ठीक है, वो वहाँ पे गए, उन्होंने जॉब शुरू किया। तो आज वो लोग क्या है, सेटल हो गए हैं। दिल्ली के अंदर भी आप देख रहे होंगे, दिल्ली के अंदर दिल्ली वाला कोई नहीं है, सब लोग बाहर से आए हुए हैं और दिल्ली में आके रहते हैं। ठीक है, तो आज वो ना सेट हो चुके हैं, आज वो लोग फाइनेंशियली बहुत बड़ा मार्केट बन चुके हैं। आप देख रहे होंगे जो फिल्में हैं वो छोटे छोटे शहरों की कहानियाँ कह रही हैं। जो आज की फिल्में आपने देखी होंगी, गैंग्स ऑफ वासेपुर, या बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। क्यों कह रही हैं? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है। तो हमें देखना होगा कि हमें किसके लिए कहना है, हमें स्टोरी किस टारगेट ऑडियंस के लिए बनानी है, और वो बहुत बड़ा मार्केट है आज की डेट के अंदर।
यश चोपड़ा की फिल्म्स आया करती थी, मुझे पता है 90s का दशक था जब वो स्विट्ज़रलैंड के अंदर उसकी शूटिंग हो रही है, लंदन के अंदर वाइट शिफॉन की साड़ी पहन के हीरोइन देख रही है। आज वो चीज़ें नहीं आ रही हैं। आप वहीं के डायलॉग बोलता हुआ आपको आर्टिस्ट दिखाई दे रहा है जो बड़े छोटे से शहर का, क्योंकि उसका कस्टमर मौजूद है, उसका देखने वाला, वो 1000 रुपये भी सिनेमा में जाके खर्च कर सकता है, या वो OTT प्लेटफॉर्म के 1100-1400 रुपये की मेंबरशिप लेके भी वो प्रोग्राम देख सकता है। आज उसके पास इतनी पावर है। तो ये हमें हमेशा देखना होगा कि हम किस टारगेट ऑडियंस के लिए काम कर रहे हैं, और उसी के हिसाब से आपको सोचना होगा, उसी के हिसाब के आपको स्टोरी बनानी होगी। एक चीज़ है ट्रीटमेंट, जो स्टोरी का ट्रीटमेंट है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है। अब इस ट्रीटमेंट को ना मैं एक ट्रीटमेंट से जोड़ देता हूँ। जैसे हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, वायरल हो गया, डॉक्टर दवा देता है, डोलो, आजकल बड़ी फेमस दवा है, डोलो खा लेना। मेरे को भी कोई बुखार होता है, मेरी वाइफ कहती है जाना क्या है, डोलो खा लो, ठीक हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे क्या है, जब इलाज किया जाता है एक सर्टन जो दवाई है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। अगर आप UK के अंदर जाएंगे ना, तो बहुत सारे केसेस के अंदर वो लोग कम्युनिटी सर्विस को प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको ये दवा खाने के साथ कम्युनिटी सर्विस भी करनी है सर्टन आवर, क्योंकि वहाँ पे नहीं है। अब हमारे यहाँ देख लीजिए, अभी कास्ती गई है, लोगों ने अपने घर के बाद पानी लगा के बांटा है, उसके अंदर वो जो कच्ची लस्सी हम उसे कहते हैं, थोड़ा रूह अफ़ज़ा डाला, वो बांट दिया, ठीक है। अभी पीछे हमारे साथ ये श्राद्ध गए हैं लोग, मतलब इंसानों को क्या, जानवर तक को उसके अंदर वो लोग खाना खिलाते हैं। या अभी हमारे रामनवमी आएगी तो लंगर लगा दिए जाएंगे। हम लोग हमारे यहाँ पे अगर वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा ना, चलेगा नहीं। बोलो वो ऑलरेडी कर रहे हैं यार, हमारा पार्ट है सोसाइटी का। क्योंकि चाहे कुछ भी हो, आज भी न्यूक्लियर फैमिलीज़ तो हैं, वहाँ तो फैमिलीज़ ही नहीं है, कम से कम जॉइंट से न्यूक्लियर पे तो हैं हम, वहाँ कोई नहीं है। तो इसीलिए अगर आप फॉरेस्ट गंप देखेंगे ना, वो हिट फिल्म फ्लॉप हो गई, लाल सिंह चड्ढा। इंडियनाइज नहीं है, उनकी कहानी है, उनकी प्रॉब्लम है, ठीक है, वहाँ होगी। हमारे यहाँ पे चीज़ें हमारे हिसाब से सोची जाएंगी। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी कॉन्सेप्ट है जिसको आप देखते हैं, उससे आप मुतासिर होते हैं, आपको लगता है मुझे ये करना चाहिए, लेकिन उसको अपने आसपास की सोसाइटी, अपने आसपास के टारगेट ऑडियंस के साथ जोड़ने के बाद सोचना। आपकी चीज़ें सबको, लोगों को समझ आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। हाँ, दूसरे जैसे कोरियन सीरीज़ की मैंने आपसे बात ही करी। कोरियन सीरीज़ बहुत चल रही हैं, यहाँ पहले उनके गाने आए, आपको याद होगा वो जो हाँ गंगम स्टाइल और ये सब। आज उनकी सीरीज़ क्यों चल रही है, वहाँ पे सेम फैमिली सिस्टम है। वो भी हमारी तरह डेवलपिंग कंट्री है, बहुत से लोग हैं जॉब है, बहुत के लोग हैं जॉब नहीं है। स्क्विड गेम आपने देखी होगी, क्योंकि वो हमसे रिलेट कर पा रहे हैं। जो आज हमारी कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं या प्रॉब्लम्स हैं, वो वहाँ पे भी सेम चल रही हैं। ठीक है, उनकी शक्लें मुझे सबकी एक जैसी लगती हैं, लेकिन सब अलग अलग हैं। इसी तरह टर्किश सीरियल्स बहुत सारे आ रहे हैं, टर्की के, और बहुत फेमस हैं, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पे जो उनका रोमांस का स्टाइल है या जो उनकी प्रेम कहानी से कही जाती है, सेम यहाँ पे भी चलता है उस तरीके से। वेस्टर्न वाला हिसाब अभी यहाँ पे है नहीं है। छोटे से मेट्रोपॉलिटन या कॉस्मोपॉलिटन सिटी से आप हिंदुस्तान का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये तो छोटी सी दिल्ली का, मैं आपको कहूँगा यहाँ से आप 5 किलोमीटर भी दूर जाएंगे ना, गाँव की तरफ, आप देख लेंगे लोग अभी भी जा रहे हैं और हाथ में डब्बा है और मॉर्निंग में जाके जंगल पानी करके आ रहे हैं, ठीक है। तो चीज़ें बड़ी अलग हैं। यहाँ आप लोग कहीं पाकिस्तानी सीरीज़ देखते होंगे, वो हमसे बहुत रिलेट करती हैं। फॉरेस्ट गंप नहीं चल पाई, लेकिन मेरे पास तुम हो हिट हो गई। आपने देखा किसी ने मेरे पास तुम हो या गाना सुना होगा उसका। या बहुत सारी ऐसी सीरीज़ हैं जो पाकिस्तान की यहाँ पे हिट हैं। सिर्फ इसीलिए हिट हैं क्योंकि जो उनका ट्रीटमेंट है सब्जेक्ट के साथ, या जो उनकी सोसाइटी है, वो हमसे रिलेट कर रही है। तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखना जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हो या उसे एडिट करते हो। एक और चीज़ है कि जैसे मैंने आपको कहा, मेरा इंट्रोडक्शन दिया गया, बोला कि इनको अवार्ड मिला है। एक नेशनल अवार्ड था जो UGC ने एजुकेशन फिल्म कंपटीशन में रखा था, और मैंने वहाँ पे अपनी फिल्म भेजी और मुझे अवार्ड मिल गया। अब होता क्या है, आपकी फिल्म को ही मिल सकता है, मेरी इससे बेस्ट बहुत सारी फिल्म्स थी, मैं सही बता रहा हूँ। जो मेरी फिल्म मैं कभी दिखाऊंगा अगर दोबारा आया, उससे बेस्ट मेरी बहुत सारी फिल्म थी, लेकिन मैंने कभी उसे भेजा ही नहीं, मैंने कभी उसे अप्लाई नहीं किया। आप क्या करते हैं, एज ए स्टूडेंट आप अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, अपने पास रख लेते हैं, टीचर को दिखाया, ख़त्म हो गया, असाइनमेंट था, देखा, ख़त्म हो गया, उसे डालिए। क्योंकि देखिए, मैं फर्स्ट तभी आऊँगा जब मैं रेस में भागूंगा। मैं रेस में भागा ही नहीं, ना तो हारा ना तो फर्स्ट आया। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है,
जो भी आप अपना प्रोग्राम बनाते हैं, वो चाहे छोटा मोटा प्रोग्राम क्यों ना हो, उसे किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे डालिए, किसी कंपटीशन में डालिए। ज़रूर हो सकता है अवार्ड ना मिले, लेकिन आपकी एक हैबिट बनेगी और आपको समझ आएगा कि अगर वहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को अवार्ड मिला है तो मुझे भी कुछ इस तरह से डिफरेंट कॉन्सेप्ट को सोचना है, और आप आगे काम करते चलेंगे। अब बहुत सारे डायरेक्टर्स का नाम लेने वाला हूँ जो लोग एडिटिंग को ऑप्ट करने वाले हैं। एडिटिंग और शायद रेडियो में आपके पास चॉइस है, आई थिंक दोनों में से इलेक्टिव है। तो जो लोग एडिटिंग को चूज़ करना चाहते हैं उनको बताना चाहूँगा, आपने राज कपूर का नाम सुना होगा, ऋषिकेश मुखर्जी हैं, विजय आनंद हैं, सुभाष घई हैं, राजीव राय, मोहरा, तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, देखा था ना फिल्म वो, डेविड धवन जो बीवी नंबर 1 और सारे नंबर 1 फिल्में बनाई है, एन चंद्रा, अंकुश फिल्म उनकी आई थी, बड़ी हिट फिल्म थी। और उसके बाद अभी के राजकुमार हिरानी, ये सारे वीडियो एडिटर्स भी हैं, इन्होंने ये अपनी फिल्में खुद एडिट भी कर रहे हैं। तो अगर एक एडिटर एक डायरेक्टर है ना, तो वो मतलब उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक एडिटर के पास आके ना सबकी पोल खुलती है। मैं आपको अपना एक एग्जांपल बताता हूँ। एक पंजाबी फिल्म है, आ चुकी है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। उसमें एडिटिंग के अंदर मेरा नाम नहीं है, उसकी एडिटिंग में टोटल एडिटिंग मैंने करी है। चूँकि मैं एडिटिंग के साथ साथ पढ़ाता भी हूँ, तो मेरे कुछ फाइनल्स एग्जामिनेशन की ड्यूटी लगी थी जो मैं छोड़ नहीं सकता था। तो उसका जो एंड वाला पार्ट था वो किसी दूसरे एडिटर ने किया और उन्होंने फिर उसका नाम दे दिया और मेरे कुछ पैसे भी नहीं दिए, खैर वो अलग है। लेकिन जब मैं वो फिल्म को एडिट करने लगा तो डायरेक्टर ने मुझे अप्रोच किया, क्रांति जी या जो गलतियाँ होंगी ना मेरी डायरेक्शन की बताना मत, क्योंकि प्रोड्यूसर के घर के ऊपर बैठ के एडिट हो रहा था और मैं उनके घर पे जाके, उनके एक एप्पल का कंप्यूटर था, फाइनल कट प्रो पे मैं उसे एडिट कर रहा था फिल्म को, ठीक है। उसके बाद कैमरामैन मेरे पास आया, कह रहा सर लाइटिंग में गलती होगी, लेफ्ट से राइट से एंट्री गलती होगी, उसे मत बताना, वो तो कुछ जानता नहीं, आप ठीक कर लेना, ठीक है। तो जितने भी लोग होते हैं ना, साउंड वाले आए मेरे पास सब बताने के लिए। एडिटर के पास ना हर एक की पोल खुलती है, एडिटर को पता होता है कहाँ पे क्या प्रॉब्लम होके आई है, उसे वो सब ठीक करनी होती है, ठीक है। तो एक एडिटर को समझना है कि क्या गलत काम उसके पास आया है और वो कितने % उसको सुधार सकता है। और अभी जैसे आप एडिटिंग सीख जाएंगे ना, देखिए एडिटिंग सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को लगता है बहुत से लोग पहले से एडिटिंग जानते भी होंगे, कुछ सॉफ्टवेयर पे एडिट कर भी रहे होंगे। आजकल तो फ़ोन के ऊपर ही बहुत सारे वंडर शेयर के सॉफ्टवेयर हैं, वो आ जाते हैं, फिल्मोरा है और बहुत सारे सब ऑन फ़ोन भी आते हैं। तो आप अगर अपने फ़ोन पे भी एडिट कर रहे हैं या आप अपने किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर भी एडिट कर रहे हैं, तो आपको सबसे मेन चीज़ यही ध्यान देना है कि जो बात आप बताना चाहते हैं लोगों को, क्या वो बात मेरे इस प्रोडक्ट में दिखाई दे रही है। अगर नहीं दे रही है तो आप लोगों को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चाहे छोटी ऐप है या बड़ी ऐप है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अभी जो बनेंगे ना, आप अभी ऑपरेटर बनेंगे। मैं नहीं कह सकता कि चाहे मैं आपको पढ़ाऊँ या कोई पढ़ाए, मैं भी किसी जगह जाके एडिटिंग पढ़ाता हूँ, कि वो एडिटर बन जाएगा। वो एडिटर नहीं बन सकता, वो ऑपरेटर बनेगा। वो एक सर्टेन सॉफ्टवेयर की जानकारी हासिल करता है, उसे कट लगाना आ चुका है, वो कट लगा के कंबाइन कर देता है, कुछ कैप्शन लगा देता है और कह देता है कब क्लोजअप लगाना है, कब मास्टर शॉट लगाना है, अगर रोने का सीन है तो उसको कितना लंबा करना है, हंसने के सीन को कितना बढ़ाना है। ये सब नॉलेज आपको धीरे धीरे काम करते हुए आएगी। जब आप अपना कोई प्रोडक्ट बनाएंगे और उसका फीडबैक लोगों से लेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि मुझे ये ऐसा करना चाहिए था, मुझे यहाँ पे अब्रप्ट कटिंग नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। ये कोई आपको सिखा नहीं पाएगा, ये आपको आपका काम सिखाएगा, ये आपको आपकी इंडस्ट्री सिखाएगी, ठीक है। चलिए अब एक बात कर लेते हैं, बातें हो गई एडिटिंग की, बहुत सारी बातें करी हैं हमने। अब इन सबको अचीव कैसे करना है? अगर हमें एक बेस्ट एडिटर बनना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि मैं एक बेस्ट एडिटर बन जाऊं, है ना। तो मुझे बचपन का याद है, आपने कॉन्वेक्स लेंस देखा होगा। तो बचपन में सब मैंने तो आग लगाई थी एक पेपर के आगे, उसको रख दिया और धीरे धीरे पता लगा उसमें से हल्का हल्का धुआं निकल जाता है और थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है। तो जब मुझे नहीं पता था तो मेरे दादाजी थे, उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें पता है क्यों हुआ? मैंने कहा हाँ, ये लेंस लगा दो, देखो दादाजी हो जाता है ऐसे, मैंने करके भी दिखाया। कहते हैं ये सारी एनर्जी को ना एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर रहा है, सारी जितनी भी रेज आ रही हैं, किरणें आ रही हैं, उसको एक पॉइंट पे केंद्रित कर रहा है और उस एक पॉइंट पे केंद्रित करने से आग लग गई या उस
का, तो आप भी आग लगा सकते हो ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। आपको सिर्फ अपनी एनर्जी को एक पॉइंट पे केंद्रित करना है। हम बहुत सारी चीज़ों को जान सकते हैं, लेकिन मास्टर एक ही चीज़ में बन सकते हैं, है ना। ऐसा भी नहीं है कि आप ज़िंदगी भर एक ही चीज़ में मास्टर बने। हाँ, हो सकता है एक सर्टेन ऑफ टाइम के लिए आपने अपने दिमाग को एडिटिंग पे लगाया और आप अच्छे एडिटर बन गए। उसके बाद अगर आपके अंदर फतूर आता है कि मेरे को डायरेक्टर भी बनना है, तो आप अपनी एनर्जी को केंद्रित करिए ना दोबारा डायरेक्टर की तरफ, आप अच्छे डायरेक्टर भी बन जाएंगे। जो ये मैं बता रहा हूँ बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, तो ये पहले एडिटर थे फिर डायरेक्टर बने, कई लोग पहले डायरेक्टर थे बाद में एडिटर बने, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको चैनलाइज करना है अपनी एनर्जी को। मैं कहता हूँ यही टाइम मस्ती करने का भी है। जिसने इस टाइम में मस्ती नहीं करी, मैं मानता हूँ बेकार है, लेकिन यही टाइम अपने कैरियर को, अपने फ्यूचर को जो है दिशा देने का भी है, वो भी साथ साथ रखिए। टाइम मैनेजमेंट की फैक्टर है। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है ना, तो सब बढ़िया। आपको देखिए कैसे हम लोग यहाँ मैनेज कर रहे हैं। आज एक टाइम था कि आपको 11 से लेके और 2 घंटे का सेशन होगा, 1 घंटे का आपका टाइमिंग होता है क्लास का। अभी ये क्लास होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी। तो क्यों, कैसे ये ठीक से चला पा रहे हैं अपने इंस्टीट्यूशन को? क्योंकि उन्होंने टाइम को मैनेज किया हुआ है। ऐसे ही आपको अपनी लाइफ में भी टाइम को मैनेज करना है, क्योंकि अगर आप एडिटिंग को चुनते हैं तो बहुत लंबे लंबे आवर्स को आपको बैठ के काम करना होगा। मेरी पीठ में तकलीफ़ हो चुकी है, क्योंकि लंबा बैठना पड़ता है जब कोई काम होता है, तो आप उठ नहीं सकते, ठीक है। हाँ, आप चल लीजिए, जहाँ पे आप बैठे हैं थोड़ी देर के चल लीजिए। कई एडिटर्स स्मोक करते हैं, अपने आप को रिलीज़ करते हैं, कहीं थोड़ा सा चक्कर मार लेते हैं, तो वो आप अपने आप को रिफ़्रेश करिए, वो अलग बात है, लेकिन आपको लंबे आवर्स तक स्टे करना होगा। एक सबसे बड़ी चीज़ आती है कि यार हमारा तो लिंक ही नहीं है, हमें तो कोई जानता ही नहीं है, एडिटर लेगा कौन। ठीक है, हमें प्रोवाइड कराई इंस्टीट्यूशन ने इंटर्नशिप, लेकिन इंटर्नशिप पे तो बहुत से लोग थे, हो सकता है इंटर्नशिप के टाइम में इतना सीरियस था या नहीं था। तो आपके लिंक पता क्या है? आपका लिंक आपका काम है। मैंने बताया था कि मैं बाला मैम और अमरीश सर के साथ काम कर चुका हूँ। मैं आपको वाला प्रकरण बताता हूँ। मैं इग्नू के साथ एज ए टेक्निकल एडवाइज़र काम कर रहा था, और वहाँ पे एक ऋचा पंत मैम है जिन्होंने एनडीटीवी की शुरुआत की थी। वो वहाँ पे गेस्ट फैकल्टी के तौर पे आके और प्रोडक्शन की क्लासेस लेती थी। तो उसमें जो एडिटिंग का पार्ट था वो स्टूडेंट मेरे साथ एग्जीक्यूट करते थे। तो वो देखती थी कि क्रांति कितने मेहनत से यहाँ पे काम कर रहा है। उन्होंने देखा मुझे, ठीक है। और उसके बाद इग्नू के अंदर वो कोर्स बंद हो गया, क्योंकि वो फेस टू फेस मोड पे था। जो इग्नू है वो ओडीएल मोड पे चलता है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग, जिसे आप कोरेस्पॉन्डेंस मोड पे कहते हैं। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने एक प्रोग्राम 3 साल के लिए शुरू किया था फेस टू फेस मोड पे, वो बंद हो गया। उसके बाद मैं टीएमयू में चला गया, जहाँ जिस डिपार्टमेंट को अमरीश सर ने इस्टेब्लिश किया था, बाला मैम भी आती थी लगातार वहाँ। और लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम क्या आ गई कि वो मुरादाबाद में है और मैं दिल्ली में हूँ, और मेरा बेटा उन दिनों बड़ा हो रहा था, और मैं ना एक हीरो की तरह उससे मिलता था 6 दिन के बाद। यहाँ जैसे एक हीरो गर्लफ्रेंड से मिलता है ना, क्या ख्वाहिशें चल पूरी करते हैं। तो मैं उसकी चीज़ें, क्योंकि वो बढ़ रहा था, उसके अंदर बहुत सी दिक्कतें भी आ रही थी, मैं उसे नहीं एड्रेस कर पा रहा था, क्योंकि मैं उसे 1 दिन के लिए मिलता था, बड़ा दिल खोल के मिलता था मैं उससे। तो मुझे लगा कि मुझे दिल्ली में शिफ्ट होना चाहिए। आप मानेंगे नहीं, मैं इसी कश्मकश में था, और यहाँ मुझे ये लगा कि मुझे वहीं शिफ्ट हो जाना चाहिए फैमिली के साथ। तो ऋचा पंत मैम का फ़ोन आया कि एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी है और वहाँ पे आप चले जाइए, मेरी बात हो गई है। तो मैं उनको नहीं जानता था, सिर्फ उन्होंने ये देखा था कि क्रांति बड़ी मेहनत से जो है ना यहाँ पे काम कर रहा है, बच्चों के साथ पूरा अपना टाइम डिवोट करता है। तो यकीन मानिए, जब आप मेहनत कर रहे होंगे ना, वो आपका लिंक है। आप सोचेंगे मुझे कौन देख रहा है, ग्रुप वाइज असाइनमेंट दिए जाते हैं, हम लोग 5 हैं, मैं ही सारा काम कर रही हूँ या मैं ही सारा काम कर रहा हूँ, यो तो कर नहीं रहा। नहीं, अगर आप काम कर रहे हैं ना, तो यकीन मानिए कोई आपको देख रहा है, कोई आप पे काम को देख रहा है, और कब कहाँ से आपको ऑफर आएगा आपको पता नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि लोगों को तलाश है, इस तरह के लोग ही डेडिकेटली काम करते हैं। हार्ड वर्क इज़ ए की टू सक्सेस, हर लोग कहते हैं। देखिए अभी क्या है, इनिशियल स्टेज पे जब आप जाते हैं ना, इस टाइम अभी आप रॉ हैं, आपको थोड़ी सी नॉलेज है, कुछ नॉलेज आपने इंडस्ट्री में जाके इंटर्नशिप में ले ली है, लेकिन अभी सिर्फ जो भी एम्प्लॉयर है वो आपको इसीलिए हायर करेगा कि आप क्या उसके टीम का पार्ट बन सकते हो। आप उसके लिए प्रॉब्लमेटिक तो नहीं होगी, सर मैं 4 बजे के बाद नहीं रुकूंगा, नहीं रुकूंगी, सर मैं इस तरह से काम नहीं कर सकता, मेरे को ये वाली जॉब डेस्क की जॉब नहीं चाहिए, मैं बैठ के काम करने की जॉब चाहिए। नहीं, ये कुछ नहीं है। अभी आपको क्या करना है, अपने हार्ड वर्क से टीम का पार्ट बनना है। अगर आप टीम का पार्ट बनने में सक्सेस हो जाते हैं ना,
आपके लिए जॉब है। ठीक है, जो लोग टीम से अलग हट के चलते हैं या अपने हिसाब से चाहते हैं कि जॉब मेरी ऐसी होनी चाहिए, अभी आप सब भूल जाइए, अभी पता नहीं कौन सी जॉब मिलने वाली है। मैं जिन दिनों स्टूडेंट था तो एक मुझे पता जज थे, नाम नहीं पता, वो आए तो उन्होंने कहा कि जब आप यहाँ से कॉलेज से बाहर जाएंगे, मैं DU में भगत सिंह से पढ़ा था, तो जब आप यहाँ से बाहर जाते हैं तो आपको क्या होगा, इतना सारा काम करना पड़ेगा और हो सकता है आपको इंटर्नशिप पे हो, वो पेड ना हो, आपको कोई पैसा भी नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ साल के बाद आप इतना काम करेंगे और आपको इतना सा पैसा मिलना शुरू होगा। और धीरे धीरे जब आप 4-5 साल अपना एक्सपीरियंस ले लेंगे तो अगर आप इतना काम करेंगे तो आपको इतना ही पैसा मिलेगा, बराबर जितना आप काम कर रहे हैं उतना पैसा भी मिल रहा है। लेकिन 8-10 साल के बाद जब अपनी फील्ड में मास्टर हो जाते हैं ना, तो आपका नाम सिर्फ आप देना और आपको पैसा मिल जाएगा। सिर्फ आपको अपना नाम जोड़ना है किसी प्रोजेक्ट के साथ कि हाँ ये आ रहे हैं, ये आ रही है, आपको पैसा मिल जाएगा। तो ये एक टाइम का खेल है कि किस टाइम आप एंटर कर रहे हो। और कभी कभी ऐसा लगता है कि हमने पढ़ाई भी कर ली और बड़ा अच्छा IP का इंस्टीट्यूशन है, ये बहुत माना हुआ इंस्टीट्यूशन है DME, मैंने यहाँ से ही पढ़ाई कर ली और मुझे जॉब नहीं मिल पा रही। तो ज़रूरी नहीं है सेम टाइम जिस दिन आप पास आउट हुए हैं सेम टाइम वहाँ पे भी ओपनिंग खुली है। हो सकता है वहाँ पे 2 महीने बाद ओपनिंग हो, 3 महीने बाद ओपनिंग हो, तो आपको काम मिलेगा। लेकिन एकदम से डिसहार्टन नहीं होना कि नहीं मुझे तो काम नहीं मिला, मैं तो अभी छोड़ा, इतने बढ़िया कॉलेज से करिए, अच्छे प्रोजेक्ट बनाए। आपके प्रोजेक्ट हैं उसे भेजिए, जैसा आपको कहा जाता है, सॉफ्ट स्किल आपको बताई जाएगी, कैसे आपको इंटरव्यू फेस करना है, कैसे आपको अपना बायोडाटा बनाना है, वो सब आपको इंस्टीट्यूशन में सिखाया जाएगा। लेकिन इमीडिएटली उसका आपको जॉब मिल जाए ये इसकी कोई गारंटी नहीं दे रहा, और ये हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो नहीं जानते कि यहाँ से पास आउट होने वाले हैं तो हम अपने यहाँ पे जॉब ओपन करें। ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से बच्चे पास आउट हो रहे हैं, जब जहाँ जैसे जॉब निकलती है आपको जॉब मिल जाएगी। और दूसरा है, जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि सचिन तेंदुलकर अगर इतना महान प्लेयर बन पाया, उसने एक इंटरव्यू में कहा था क्रिकेट खेलना मेरा पैशन है और वही उसका प्रोफेशन बन गया। तो यकीन मानिए, अभी मैं बताऊँ आपको, पीयर ग्रुप का प्रेशर बहुत है, पीयर ग्रुप की लाइकिंग बहुत मायने रखती है। अरे वो टीवी में जा रहा है, वो एडिटिंग ले रहा है, मैं भी एडिटिंग लूँगा। हमें अपना पैशन नहीं पता। थोड़ा बैठ के सोचिए, थोड़ा आपको पता है आपको कौन सा दोस्त अच्छा लगता है, आपको पता है आपको एडिटिंग करने में 4 घंटे बीत गए, मुझे पता ही नहीं लगा, तो आप समझिए ये आपका पैशन है। आपको लगता है रिसर्च करने में 6 घंटे मेरे चले गए और मुझे पता ही नहीं लगा, वो आपका पैशन है, आप उसे फॉलो करिए। अपने पीयर ग्रुप के प्रेशर में आके, हाँ कभी कभी उस सब्जेक्ट से भी आपका बेड़ा पार हो सकता है, लेकिन अपना पैशन पहचानिए। अगर आपका पैशन ही आपका प्रोफेशन बनेगा ना, तो आप लाइफ में अच्छे एक्सेल बनेंगे। अगर आपका पैशन एडिटिंग है और वही आपका प्रोफेशन होगा, आप अच्छे एडिटर बनेंगे, गारंटीड है। अवार्ड उसी को मिलता है जिसके अंदर वो पैशन होता है, बाकी काम तो सभी लोग कर रहे होते हैं। और एक दूसरी चीज़ है कि दोबारा सचिन तेंदुलकर का नाम आया, विराट कोहली का नाम ले लेते हैं। ओवरऑल 30,000 रन बना चुका है वो, 30,000 रन सभी फॉर्मेट मिला के, मोर देन 30,000 रन। लेकिन कल भी मैं देख रहा था, मैच था, जब वो आता है खेलने ना, तो स्कोर बोर्ड के ऊपर 0 लिखा हुआ होता है, जबकि वो 30,000 रन बना चुका है। आप कितनी फिल्में बना चुके हैं, एडिट कर चुके हैं, कोई मायने नहीं रखता। इस फिल्म में आप कैसे परफॉर्म करेंगे? आमिर खान की सारी फिल्में हिट होंगी, इस फिल्म में परफॉर्म नहीं हुआ ना ढंग से, फिल्म हिट नहीं हुई। तो यहाँ पे आपके साथ आपका नाम चल रहा है, लेकिन एक सर्टेन टाइम के लिए। वो काम, आपका नाम आपको काम दिला सकता है, लेकिन उस काम में आपको दोबारा 100% परफॉर्म करना होगा। दोबारा से 0 ही लिखा जाएगा, चाहे 30,000 से ज़्यादा रन आप बना चुके हो, 50 से ज़्यादा फिल्में आप एडिट कर चुके हो, डायरेक्ट कर चुके हो, लेकिन हर नई फिल्म के अंदर उसी शिद्दत के साथ आपको काम करना होगा, तब जाके आपकी फिल्में हिट होंगी या लोग पसंद करेंगे। ठीक है, ये नहीं है कि मैंने इतना काम कर लिया अब मेरा नाम चलेगा। वो चलेगा, नाम चलेगा, नाम से तो काम मिल रहा है, लेकिन काम लगातार मिलता रहे, लगातार परफॉर्मेंस देना ज़रूरी है। ठीक है, हर आर्टिस्ट अपनी पुरानी पेंटिंग की कॉपी करके ज़िंदा नहीं रह सकता, सेम पेंटिंग दोबारा बना दे, है ना। अब एक चीज़ है कि जब हमें कोई नया काम करना है तो नया सोचना होगा। अब ये नया कैसे सोचें? लोग कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचो। तो बॉक्स अगर ये है, मैं इसके बाहर खड़े हो जाता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं सोचूं क्या। यकीन माने, नया वही है जो आपका अपना ओरिजिनल है। अपने छोटे छोटे जो आपके ओरिजिनल थॉट्स आते हैं ना, उसे लिख लीजिए, वही ओरिजिनल हैं। बाकी सब कॉपी है, जो हम किसी को देखते हैं वो वैसा बनाना चाहते हैं, किसी कोई फिल्म को वैसा देखा, वैसे उसको थोड़ा चेंज करके क्रिएट कर लिया। जो आपको छोटे छोटे भी थॉट ओरिजिनल आते हैं, वो आपका नयापन है।
उसे कहीं पे लिखिए और उसे एग्जीक्यूट करिए। यकीन मानिए लोगों को पसंद आएगा अगर आपका वो अपना जेन्युइन नया थॉट है तो। अभी आप लोग तो चलो मास कॉम आपने ऑप्ट किया हुआ है। मैं जिस यूनिवर्सिटी में था उस यूनिवर्सिटी में एक जी करके सब्जेक्ट चलता है, जेनरिक इलेक्टिव। अभी आपको जो इलेक्टिव सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं वो दिए जा रहे हैं आपके स्ट्रीम के स्पेसिफिक हैं, वो आपके एरिया स्पेसिफिक है, मास कॉम से रिलेटेड है, रेडियो भी मास कॉम से रिलेटेड है और एडिटिंग भी है, आपको चॉइस है। जी में क्या होता है कि आप यूनिवर्सिटी के जितने भी स्ट्रीम्स हैं, साइंस का आप एक पेपर पढ़ सकते हैं, आप कॉमर्स का एक पेपर पढ़ सकते हैं, और कहीं पे मेडिकल साइंस है तो आप उसका भी एक पेपर पढ़ सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड जी, जेनरिक इलेक्टिव। कोई स्टूडेंट चूज़ कर सकता है। तो जहाँ पे जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था वहाँ पे एक होटल मैनेजमेंट का लड़का था, जसप्रीत सिंह। अभी आप जाएंगे तो उसका है किचन 13 करके है, आप वो देख लीजिएगा। जसप्रीत ने बेसिक्स ऑफ फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शन करके हमारा एक पेपर था, जसप्रीत ने वो पेपर हमारा ले लिया और उस पेपर में जसप्रीत ने एक भी क्लास अटेंड नहीं करी। जसप्रीत सर आए ही नहीं क्योंकि वो बहुत अच्छे शेफ़ थे और यूनिवर्सिटी के लिए कॉम्पिटिशन्स में बिज़ी रहते थे। तो जब वो लास्ट के 1 मंथ रह गया तो उनकी टीचर आई, जसलीन मैम उनका नाम है, बोला क्रांति सर इसको आप अटेंडेंस दे दीजिए, इसने अटेंड तो नहीं किया है लेकिन ये हमारे यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करता है, हर कंपटीशन में जाके शेफ़ कोट जीत के लेके आता है। ठीक है मैम, आप कहती हैं मैं दे देता हूँ, लेकिन बीइंग ए टीचर मैं अटेंडेंस कैसे दे दूँ जब ये आया नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका भी एक ज़रिया होता है कि हम असाइनमेंट करवा सकते हैं उससे। मैंने कहा मैं उसे असाइनमेंट दे देता हूँ, वो असाइनमेंट कर लेगा तो मैं उसे अटेंडेंस दे दूँगा। तो बोला ठीक है। तो बच्चे को मेरे पास लाया गया, मेरी उससे बात हुई, कह रहा है सर मैं उठता हूँ, मुझे क्या बनाना है सोचता हूँ, रात को सोता हूँ, कुछ बनाता हूँ। कह रहा है ये मेरा पैशन है, खाना बनाना। होटल मैनेजमेंट में था वो। तो मैंने कहा ठीक है यार, तो तुम ना कुकरी शो बनाओ। कह रहा ठीक है। कुकरी शो 1-2 हमने उसे दिखाया, उसकी स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है उसे बताया, वो खुद आया, उसने बड़े अच्छी, मुझे याद है लहसुन की खीर बनाई। लहसुन को पूरी रात पानी में डोला, उसका जो कड़वापन है वो ख़त्म हो गया, उसके बाद लहसुन की खीर बनाई। तो आज उसका ना अपना चैनल है, पूरा चैनल है। मेरे इंस्टीट्यूट से 2 मेरे स्टूडेंट को कैमरामैन, 2 स्टूडेंट को वीडियो एडिटर उसने हायर किया हुआ है। 2-3 मसालों की कंपनी है जिसकी ऐड उसके पीछे चल रही होती है। तो वो मतलब मेरा कहने का है कि वो स्टूडेंट मास कॉम का भी नहीं था, लेकिन उसने डेडिकेटेडली सीखा। हालांकि उसने कोई एडिटिंग भी नहीं सीखी मुझसे, लेकिन प्रेजेंटेशन सीखा, स्क्रिप्टिंग सीखी। उस स्क्रिप्ट वाली बात थी क्योंकि जो मेरी उसकी बात हुई स्क्रिप्ट के ऊपर हुई और वो आज प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आप तो मास कॉम से हो, हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं है। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जब मेरे टाइम में ना, जब मैंने काम शुरू किया तो दूरदर्शन सबसे मेन प्लेटफॉर्म था जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को दिखा सकते थे या फिल्में बना सकते थे, जो कि बॉम्बे में बन रही थी। आसान नहीं था फिल्में बनाना। और अगर आपको न्यूज़, करंट अफेयर, सीरियल, डॉक्यूमेंट्री दिखानी है तो दूरदर्शन था। तो आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते थे क्योंकि पहले ही बड़े बड़े लोग, आपसे एक्सपीरियंस लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। आज हमारे पास सोशल मीडिया के नाम से इतने प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जहाँ पे हमारा छोटा छोटा काम भी देखा जा सकता है ना। तो आज वो वाला दौर नहीं है। तो आप आज से अपना काम शुरू कर सकते हैं, एडिट करके छोटी छोटी फिल्में बनाइए, छोटे छोटे प्लेटफॉर्म के ऊपर डालिए। और अब आप आते हैं कि इसमें जॉब्स कितनी हैं, है ना। अगर हम एडिटिंग को ऑप्ट कर लेते हैं तो हम क्या क्या जॉब्स हैं जो हमें पर आगे मिलेंगी। तो एक बार मैं आपको उसका स्कोप बताना चाहता हूँ। उसका स्कोप बहुत बड़ा स्कोप है। कोविड के अंदर मैं अपनी यूनिवर्सिटी का एग्जांपल देता हूँ। जिस यूनिवर्सिटी में मैं हूँ, कोविड के दौरान हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी। जैसे मैम बता रही थी, बच्चों ने अपना कैमरा ऑफ किया और टीचर बोले जा रहा है। ठीक है, ये हर जगह था। ये नहीं है कि स्टूडेंट ने ऑफ किया। कभी कभी वाकई अभी भी ब्रॉडबैंड की और इस सब की प्रॉब्लम इंटरनेट की हमारे यहाँ मौजूद हैं। बारिश हो जाए सारा सिस्टम गिर जाता है। ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम भी आ रही थी और ये प्रॉब्लम दोनों एंड पे थी। टीचर के यहाँ पे भी इंटरनेट की प्रॉब्लम थी या ब्रॉडबैंड का इशू था, स्टूडेंट के एंड पे भी था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम लोग एक वीडियो लेक्चर्स बनाते हैं जिसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होगी। स्टूडेंट को हम लोग दिखाएंगे और बाद में वो हमारी रेपोजिटरी में पड़ा रहेगा। LMS होता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें बच्चा कभी भी देख सकता है। LMS में पड़ा रहेगा, मूडल वगैरह इस तरह के बहुत फ्री LMS के सॉफ्टवेयर भी आते हैं, और वहाँ से वो देखेगा जब उसे ज़रूरत पड़ेगी। कोई कॉन्सेप्ट हमने बना के डाल दिया, एम्बियंट साउंड क्या होता है उसका एक वीडियो है, आपका एग्ज़ाम आने वाला है, आप LMS से जाओ करो। आप मानेंगे हमें 11 वीडियो एडिटर को रखना पड़ा
पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर 700 टीचर्स थे, माधव सर मेरे साथ थे। हम लोगों ने मिलके डॉक्टर्स को वीडियो एडिटिंग सिखाई। और कैसे सिखाई? सब्जी काटने से। हमने बोला अगर कोई एडिटिंग करता होगा ना तो मैं आपको बताता हूँ, उसमें मोटे मोटे 3-4 विंडोज़ होते हैं। एक उसके अंदर ब्राउजिंग विंडो होता है, ठीक है, एक उसके अंदर प्रीव्यू विंडो होता है, और उसके अंदर एक टाइमलाइन होती है, ठीक है। तो हम लोगों ने अब ब्राउजिंग विंडो, टाइमलाइन, वो डॉक्टर को आप सिखा रहे हो, वो डेंटिस्ट भी है, वो कहाँ से समझ पाएगा ये सब चीज़ें? डॉक्टर्स और ये अगर आप देखेंगे ना, ये क्रिएटिव ज़्यादा नहीं होते। वो क्यों नहीं होते? क्योंकि इनकी एक सर्टेन किताबें हैं, उनको उसके बाहर जाना ही नहीं होता। मास कॉम का स्टूडेंट बड़ा क्रिएटिव होता है। तो हमने क्रिएटिव भी सोचा कि इनको एडिटिंग हम सिखाते हैं सब्ज़ी काटने से। तो हमने उन्हें कहा कि आपको एक सलाद बनाना है। शाम, कोविड का टाइम चल रहा था, शाम को आपका फ्रेंड आ रहा है और आपको सलाद उसके आगे परोसना है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप गाजर, मूली, खीरा, टमाटर, प्याज लेके आओगे, ब्राउजिंग विंडो में लाके रख दोगे। जितने भी आपके सोर्सेज हैं आपने लाके ब्राउजिंग विंडो में रख लिए, ठीक है। उसके बाद क्या काम शुरू होता है? हम चॉप ऑफ करते हैं, एक चाकू पकड़ते हैं, उससे खीरे को छिल लेते हैं, प्याज का बाहर का वर्क निकालते हैं। हमारे पास 2 की होती हैं, इन और आउट, दैट इज आई एंड ओ, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए क्लिप एंड द एंडिंग पॉइंट ऑफ ए क्लिप। उनको बताया अब आपको चाकू का यूज़ नहीं करना है, आपको आई और ओ का यूज़ करना है और उसे काट छांट करनी है, ठीक है। उसके बाद हमने बताया कि उसके बाद आप क्या करते हो, एक बढ़िया सी बॉन चाइना की प्लेट लेके आते हो, उसके ऊपर पहली लेयर अपनी बिछाते हो खीरे की, टमाटर की, इस तरह से गाजर, मूली सब, ठीक है। तो वो आपके पास टाइमलाइन है। आपको अपना सीन 1, 2, 3, 4, 5, 6 लगाइए, आपका सीरियल तैयार। तो वो सब लोग जो थे वो वीडियो एडिटिंग सीख गए, लेकिन वो लोग रफ कट लेके आते थे। और फाइनल जो था हम लोग वीडियो एडिटर से कराते थे, और हमने मार्केट से 11 वीडियो एडिटर को हायर किया। शुरू के 3 या 4 महीने तो वो घर से काम कर रहे थे, क्योंकि हम यहाँ से डेटा अपने सर्वर पे डालते थे, उनको एक्सेस दे दिया, वो सर्वर से उठा लेते थे, एडिट करके दोबारा सर्वर पे डाल देते थे। तो जॉब्स अब ये नहीं है कि आपको कहीं जाना है, चैनल में जाके जॉब करनी है, या कहीं आप घर से भी एडिटिंग का काम कर सकते हैं। मैंने खुद को गूगल अलर्ट के साथ किया हुआ, आप गूगल अलर्ट पे जाकर रजिस्टर हो सकते हैं, और अगर आप वीडियो एडिटिंग डालेंगे आप वीडियो एडिटिंग में रजिस्टर हो जाएंगे। जितनी भी जॉब वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड या असाइनमेंट निकलेंगे आपके पास उसका अलर्ट आएगा। वो फॉरेन की भी हो सकती हैं, डॉलर्स में पे करती हैं। अगर आप छोटा मोटा एडिट करना सीख जाते हैं ना, डॉलर्स में पे करती हैं। आप वहाँ पे अपना अकाउंट बनाइए, उनका काम एग्जीक्यूट दीजिए, उनको काम मिला, आपको यहाँ पे पेमेंट मिल जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें किसी कंपनी के लिए काम करना है, हम गूगल अलर्ट के साथ फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, और बहुत स्कोप है। मैं आज भी जुड़ा हुआ हूँ उनके साथ। और इसके बाद बात करते हैं कि टीवी। अब टीवी बहुत बड़ा फील्ड है। टीवी के अंदर न्यूज़ चैनल तो एक हैं, एंटरटेनमेंट चैनल्स दूसरे हैं, वो भी बहुत सारे हैं। सोनी भी है, स्टार भी है, ठीक है। रिलीजियस चैनल्स, डॉक्यूमेंट्री के लिए आपके पास डिस्कवरी है, ज्योग्राफी चैनल है ना, दुनिया भर के हिस्ट्री चैनल है। इसी तरह म्यूज़िक के लिए भी बहुत सारे चैनल्स हैं। आपके लाइफस्टाइल के लिए आपके पास बहुत सारे चैनल्स हैं। तो चैनल्स की कमी नहीं है, 400-500 से ज़्यादा चैनल्स हैं, और कोई भी एक प्रोग्राम वहाँ जाएगा ना, बिना एडिटर के प्रोग्राम नहीं जा सकता। ऑन कैम एडिटिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन ऑन कैम एडिटिंग के अंदर आप म्यूज़िक नहीं डाल सकते। ऑन कैम एडिटिंग के अंदर आप सिर्फ एक शॉट के बाद दूसरा शॉट, तीसरा शॉट कर सकते हैं। उसके अंदर म्यूज़िक या टाइटलिंग या ये सब नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन सब टीवी के जॉब्स के लिए आपको एक एडिटर की ज़रूरत है। दूसरा है डिजिटल मीडिया। हर कंपनी ना आज की डेट के अंदर उसका एक ऑडियो विजुअल सेक्शन है, या जो PR सेक्शन से रिलेटेड है। हर कंपनी अपनी कोई स्टोरी लोगों को बताना चाहती है, चाहे वो उसकी अवेयरनेस का वीडियो हो, चाहे वो कोई नई चीज़ लॉन्च करना चाहती हो। उनको भी एडिटर्स की ज़रूरत है, जो उनकी बात को चाहे कैप्शन के थ्रू लिख के या कुछ छोटा मोटा शूट करके जोड़ के लोगों को बता सके। हर कंपनी, अभी हमारी यूनिवर्सिटी में इतनी सारी कंपनीज आती हैं, वो कुछ और कंपनी कुछ और काम कर रही हैं, लेकिन वो कह रही हैं हमें वीडियो एडिटर्स चाहिए, क्योंकि हमें अपनी बात कहनी है, हमें अपने छोटे छोटे प्रोग्राम जो हैं लगातार सोशल मीडिया पे या अपने जो वेब पोर्टल है उसके ऊपर डालने हैं। और आजकल एक नया चीज़ भी है, अगर जो लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, भगवान ना करे किसी को हॉस्पिटल जाके इलाज कराना पड़े, लेकिन फिर भी हम बीमार होते हैं और हॉस्पिटल में इलाज होता है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में वो जो सर्जरी करने वाले हैं ना, उस सर्जरी का एक वीडियो बना के, अब एक नया ट्रेंड है जो मरीज़ों को देते हैं कि देखिए आपके गॉल ब्लैडर है, वहाँ से ऐसे करके लेज़र से हम उसको स्टोन को निकाल देंगे। तो वो वीडियो फॉर्म में दिख रहा होता है।
हालांकि उसे एनिमेटर करते हैं, लेकिन जब एक जैसा एनिमेशन यूज़ होना होता है तो बाद में एडिटर्स उसको कर लेते हैं। तो वो भी एक नया फील्ड है जो मेडिकल के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, कि मेडिकल में कॉर्पोरेट फिल्म्स तो अलग हैं, जो आपसे बड़ी बड़ी कंपनी बनवाएंगी, वो अलग बात है, लेकिन मरीजों के लिए स्पेसिफिक जो उसका इलाज हो रहा है, वो कैसे इलाज होगा इसका वीडियो बना के दिखाया जाता है, ताकि वो पहले से ही सहज हो जाए, प्रॉब्लम में ना रहे, डरा हुआ ना रहे। अच्छा, इतना छोटा सा काम है सर, कर लो, ठीक है। तो ये एक नया एरिया है जहाँ पे वीडियो एडिटर्स की ज़रूरत नहीं निकली है। जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी, वो सब लोग अपनी अवेयरनेस का वीडियो बनाने के लिए डायरेक्टर्स को, एडिटर्स को ढूंढते हैं। जितनी भी एनजीओज़ हैं, वो जो काम कर रही हैं, वो लोगों को बताना चाहती हैं कि हम कम्युनिटी में जाके कैसा काम कर रहे हैं, उनको डायरेक्टर और एडिटर्स चाहिए, ठीक है। जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी हैं, वो CSR, आपने CSR सुना होगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक बड़ी बड़ी कंपनी जो है अपनी CSR एक्टिविटी के तहत फिल्में बनाती है और वो बताती है कि हम कम्युनिटी के लिए क्या काम कर रहे हैं। क्योंकि जब आप एक सर्टेन अमाउंट कमाते हैं, टैक्स देते हैं, उसके बाद भी आपको कम्युनिटी को कुछ अमाउंट देना होता है, तो उसके लिए भी उनको बड़े एडिटर्स की और डायरेक्टर्स की ज़रूरत रहती है हमेशा। OTT प्लेटफॉर्म, इस टाइम 5 से 10 बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म हैं। वेब सीरीज़, शॉर्ट फिल्म्स भी आ रही हैं। अगर आप OTT प्लेटफॉर्म पे जाओगे ना, शॉर्ट फिल्म्स भी आ रही हैं, छोटे छोटे लोग उसको बना रहे हैं। तो काम की कमी नहीं है। और इतने सारे OTT प्लेटफॉर्म हैं, इतने सारी वेब सीरीज़ हैं, उनके लिए अलग से फिल्में बन रही हैं, शॉर्ट फिल्में बन रही हैं, वहाँ सब में काम है। अभी ना एक नई चीज़ आपको बताऊंगा, हो सकता है आपने देखी हो, छलावा। किसी ने देखा छलावा? यूट्यूब के ऊपर एक सीरीज़ है छलावा, ठीक है। उसने एक नया प्रयोग किया। अब तक क्या होता है, मैं कोई सीरीज़ बना रहा हूँ तो मैं किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे जाऊँगा और बोलूँगा आप मुझे सीरीज़ दे दो, उनका अपना तरीका है, वो मुझे अपॉइंट कर देंगे, पैसा देंगे, या पहले मैं पैसा लगाऊंगा बाद में वो देंगे। उन्होंने किसी के पास नहीं गए, उन्होंने अपने 5 एपिसोड बनाए छलावा के। बड़ा अच्छा सीरीज़ है, आप देखना ज़रूर उसे। और उन्होंने पहला एपिसोड फ्री डाल दिया यूट्यूब के ऊपर। आप पहला एपिसोड देखेंगे, आप लोग ये तो बहुत अच्छा है, आगे लिखा गया 100 रुपीज़ पे करिए, सारे एपिसोड देख लीजिए। तो ठीक है, आपने नहीं किया, वेट फॉर एक हफ्ते का, एक वीक का वेट करिए, अगला एपिसोड डाल दिया। उसके बाद उन्होंने 4 एपिसोड हर हफ्ते डाल दिए। कई लोगों ने 100 रुपया दे के पूरी सीरीज़ एक ही दिन में देख ली। 4 के बाद रोक दिया। 5वां एपिसोड जो क्लाइमेक्स का था, मैं भी था उनमें से, मेरा भी रुका। उन्होंने लिखा कि या तो 100 रुपये दे दीजिए या 1 मिलियन व्यू होने का वेट करिए। तो भाई भेजना शुरू किया, यार देखो 1 मिलियन हो जाए तो मेरा को भी देखने को मिलेगा। तो ये नई टेक्निक है। आपको ज़रूरत नहीं है किसी वेब सीरीज़ वाले की, आपको ज़रूरत नहीं है किसी चैनल वाले की आपसे आपका सीरियल ले ले। आप YouTube के ऊपर अपना कोई अच्छा कंटेंट इस तरह से डाल सकते हो, लेकिन कंटेंट के अंदर बात होनी चाहिए। कंटेंट, उसके अंदर कोई नॉन हीरो नहीं है, बल्कि उनमें एक ऐसा एक्टर है जिसको मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में भी बुलाया था और अपनी स्टूडेंट फिल्म के अंदर काम करवाया था, संजय श्रीवास्तव। वो उसके अंदर मेन रोल कर रहे हैं, मतलब मेन में से एक रोल कर रहे हैं। तो सारे दिल्ली के छोटे छोटे से लोग थे, लेकिन उन्होंने अपना अचीव कर लिया, 1 मिलियन का टारगेट भी अचीव कर लिया और बहुत लोगों ने 100 रुपये दे के दिए। बाद में उन्होंने थैंक्स का वीडियो भी डाला हुआ है। तो ये प्लेटफॉर्म भी है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अपना काम कर सकते हैं खुद उस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और मोनेटाइजेशन तो आप जानते ही हैं, आप कोई भी वीडियो का मोनेटाइजेशन कर दीजिए ऑन, उसके बाद जितने भी सर्टेन व्यूज़ आते हैं, जो उसमें ऐड आती हैं, आपको पैसा दिया जाता है। एक और जो नई चीज़ खुली है ना, अभी आपने कोर्सेरा का नाम सुना है किसी ने? कोर्सेरा ऑनलाइन कोर्सेज कराते हैं और कोविड में बहुत ज़्यादा थे। खान एकेडमी सुना होगा, वो बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं। बाईजूस, अपग्रेड, स्वयं का पोर्टल सुना है जो गवर्नमेंट चलाती है। ऑनलाइन मासिव जो हैं कोर्सेज हैं जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। मान लीजिए उसमें आप ऑनलाइन टीवी का भी कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग का भी उसमें है, फोटोग्राफी भी उसके अंदर है, सारे हैं। तो ये सारे के सारे जो मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पे वीडियोस डले हुए हैं ऑनलाइन में। ठीक है, उनका एक लेक्चर चलता है, लेकिन वो वीडियो के फॉर्म में है, उसे कोई वीडियो एडिटर एडिट कर रहा है। ठीक है, बायजूस के अंदर जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स वो समझा रहे हैं, वहाँ पे एनिमेटर का भी यूज़ हो रहा है, एडिटर का भी यूज़ हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी एजुकेशन की इंडस्ट्री आप लोगों के लिए खुल चुकी है। बहुत सारी ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ भी आ रही हैं जो ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर रही हैं, बाहर की भी हैं और इंडिया की भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वीडियो एडिटर्स की जॉब बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्हें प्रोग्राम बनवाना है, उन्हें वीडियो बनाना है। क्योंकि बार बार एक टीचर आके क्लास नहीं देगा, वो तो फिर वैसा ही हो जाएगा, वो तो रिकॉर्डिंग हो जाएगी, जब आप चाहें उसका कॉन्सेप्ट सुन लीजिए। और लास्ट में जो
मैं बात कहना चाहूँगा वो ये है, एक ना विश्वास वाली बात मैं ज़रूर कहूँगा। आप यहाँ पे आए ना, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट था और मैं भी अलग अलग जगह पढ़ा, तो अपने पापा ना किसी को अच्छे नहीं लगते, दूसरे के लगते हैं, क्योंकि पापा टोकते भी हैं, है ना। पापा हाँ ठीक है पैसा भी देते हैं, लेकिन बात बात पे टोकते हैं ताकि मेरी लाइफ गलत डायरेक्शन में ना चली जाए। मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आते, दूसरे के ज़्यादा आ जाते हैं। विश्वास रखिए, जो भी फैकल्टी यहाँ पे है जो आपको गाइड कर रही है, आप बेस्ट कॉलेज के अंदर हैं, किसी भी आईपी यूनिवर्सिटी के बेस्ट कॉलेज में से एक है। मैं अपने बेटे के एडमिशन के लिए यहाँ आया था, मैंने फॉर्म नहीं भरा था, तो वो उसको मेरे को एरिना में कराना पड़ा बिकॉज वो एनिमेशन करना चाहता है। एक छोटा बच्चा होता है, आपने देखा होगा, बच्चे के अंदर इतनी ताकत भी नहीं होती, बहुत छोटा सा होता है, हम उसे हवा में उछालते हैं, वो हंस रहा होता है, मैं ना पकड़ूं। विश्वास एक चीज़ है, विश्वास, उसको विश्वास होता है कि वो उसे कैच कर लेगा, वो उसे पकड़ लेगा, वो हंस रहा होता है, वही हंसना है। चाहे आपका दोस्त हो, विश्वास करो, आपके घर वाले हैं, विश्वास करो, आपकी फैकल्टी है, विश्वास करो, ये सब आपको अच्छी डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं और लेके जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। And I once again thank you so much, sir. Thank you everyone for being there. And tomorrow again we connect with Mr. Pradeep Sharma for the third session.